सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, यह जो आप लोगों की वीडियो है, समझ लीजिए कि आपका दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देख करके जाना। आपसे मैं वादा करता हूं कि अगर ऊपर वाले और माता रानी की कृपा रही तो श्योर है आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है मेरे दोस्तों, उसमें आपका लगभग 40 प्लस श्योर है, होना ही होना है मेरे दोस्तों। पूरा देख करके जाना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने में जो भी इतनी लंबी हो, 1.5 घंटे या 2 घंटे की होगी, लेकिन ध्यान देना मेरे दोस्तों, यदि आप करके गए तो यकीन रहना ऊपर वाले ईश्वर पे यदि आपको विश्वास है तो ध्यान देना मेरे दोस्तों कि आपका 45 या 40 तो प्लस आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के सामने आपका जो क्वेश्चंस है कि वर्तनी सुधार हेतु कक्षा कक्ष में किए जाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। पहले मैं लघु उत्तरी कराऊंगा, इसके बाद अति लघु उत्तरी कराऊंगा, इसके बाद आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन कराने वाला हूं मेरे दोस्तों। तो प्रश्न क्या है, देखिए, वर्तनी सुधार हेतु कक्षा कक्ष में किए जाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। सुझाव पूछ रहा है दोस्तों। तो यदि अध्यापक कक्षा कक्ष में निम्न उपाय कर ले तो छात्रों की वर्तनी में सुधार लाया जा सकता है। वो कौन कौन सा सुधार है मेरे दोस्तों? जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र न करने पाए। पहला वर्तनी का सुधार, यह ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा अशुद्ध बोलेगा यदि उसका अनुसरण दूसरा बच्चा करेगा तो वो भी तो अशुद्ध ही बोलेगा। पहला चीज है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा बात क्या है आपका, देखिए कि मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार से विशेष महत्व है। मौखिक कार्य का जो उच्चारण है वो सुधार से विशेष महत्व है। अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। कहने का मतलब कि जो भी काम हो, क्योंकि बच्चा जब जैसे छोटा बच्चा है तो देखे होंगे कि पानी को जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको बुलाता है मम्मा बोलता है, ठीक है। तो मौखिक कार्य का जो उच्चारण होता है, मौखिक कार्य का उच्चारण जो होता है वो वर्तनी को सुधार में बहुत ही क्या करता है, अपना अहम रोल जो है पैदा करता है। आगे आपका आता है, देखिए, यदि संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण जो होता है उच्चारण अशुद्ध हो रहा है। जैसे अगर कोई बच्चा है टीचर के सामने जाए, अगर टीचर से अगर वो बच्चा डर रहा है तो देखे होंगे कोई चीज क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से वो बोल नहीं पाता है। तो यही बात बोल रहा है कि यदि संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करे। आवश्यकता पड़ने पर मनोविज्ञान विशेषज्ञ से परामर्श लिया जा सकता है। कहने का मतलब अगर बच्चा डर रहा है तो टीचर को, शिक्षक को चाहिए कि उसके अंदर क्या करे कि ऐसा माहौल उत्पन्न करे या उसके प्रति एकदम प्रेम का व्यवहार करे कि उसको डर ना लगे, तो वो सही बोलेगा। चौथा जो है आपका, देखिए, अध्यापक अपना उच्चारण भी सुधार ले। हाँ, कभी कभी अच्छा अध्यापक जो होता है वो भी गलत बोलते हैं, ठीक है, तो उनको भी अपने जो है उच्चारण पर क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक है। उच्चारण शिक्षा में अनुकरण या विशेष महत्व है। छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत की जाए, उन्हें परिनिष्ठ उच्चारण के लिए प्रेरित किया जाए। आगे है, देखिए, उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। इनमें उच्चारण सुधारने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता हो कि चिकित्सकों की सहायता ली जाए। शारीरिक विकृतियों की दशा में चिकित्सकों का परामर्श लिया जाए। ये सभी आप लोगों के उसके उच्चारण में आप लोगों का महत्व पैदा करता है। तो आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। आगे आपका था एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कि प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन के महत्व को स्पष्ट करिए। जो प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है कि चित्र जो पठन है उसके महत्व को स्पष्ट करना है। तो देखिए, ध्यान रखिए, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। देखिए, चित्र पठन के माध्यम से बच्चा क्या होता है कि कोई भी चीज अगर इमेज है, समझिए कि इमेज के माध्यम से चीजों को जब सीखता है तो वो भूल नहीं पाता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, वो भूल नहीं पाता है, उसको दिमाग में आ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सूरत में, क से कबूतर उड़ा रहे थे, ख से खाना खा रहे थे। तो खाना खा रहे थे, उसको इमेज के माध्यम से अगर दिखाया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है। वही बात यहाँ देखिए बोला है कि प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का बहुत महत्व है। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल, आगे बढ़ते हैं, देखिए
खेल में देखिए आपका क्या हो जाता है, देखिए बच्चों को वर्ड रचना सिखा दी जाती है, जैसे स म त ग न, वर्ड से सवार मछली, देखिए तख्ती गधा नल आदि के चित्र बनाकर दिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्डों भी लिखना सीख जाते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए आप अपनी भाषा में बस इतना लिख दीजिएगा कि जो चित्र होता है, चित्र के माध्यम से ध्वनियां जो हैं बच्चों के दिमाग में क्या होता है, जल्दी बैठती हैं, उनको देखता है तो वो देख करके आप जानते हैं, जैसे कि आप जैसे अगर हम मूवी देखें तो मूवी को क्या होता है, वो श्रव्य और दृश्य होता है, दोनों होता है, तो ज्यादा मजा आता है दोस्तों। तो वो क्या होता है, इससे बच्चा क्या होता है, वो सीखने की जो होता है, जितना कार्टूनिंग रहेगा उतना ही जल्दी बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। आगे आ जाता है, देखिए अपना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करिए। समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि यदि आपको हिंदी और मैथ अगर आती है तो समझ लीजिए कि फर्स्ट पेपर में अगर आप समझ लीजिए कि आंख बंद करके भी अगर आ जाएंगे तो 40+ आपका लाना तय है मेरे दोस्तों। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों में अंतर क्या होता है, देखिए ये आपको ध्यान देना है। देखिए कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण होता है क्या होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा क ख ग घ अंग, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, कौन सा, पहला तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो होता है आपका अल्प प्राण। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और अब बचा आपका दूसरा और चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण और दूसरा चौथा आपका महाप्राण होता है। वही बात ये बताया है कि उनको ध्वनियों में अंतर। अल्प प्राण में क्या होता है, देखिए अल्प प्राण, अब देखिए अल्प का मतलब होता है छोटा, और प्राण मतलब प्राण आपका जैसे प्राण तो होता है। अल्प प्राण में जो होता है कि जो ध्वनि जो वायु होती है वो बहुत ही कम निकलती है और महाप्राण में ज्यादा होता है। तो यही बात यहां पर देखिए कह रहा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु का आधिक्य न हो या श्वास बल कम हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियां इस प्रकार से सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, य र ल व, कुल 30 वर्ड, कितना, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा और य र ल व, ये कुल मिलाकर के 30 वर्ड आपके अल्प प्राण होते हैं। बाकी जितने भी आते हैं आपके महाप्राण होते हैं। अब महाप्राण देखिए के बारे में भी आपका बताया, देखिए यहाँ पर कि जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा का अधिक हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें महाप्राण ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, जैसे स स स ह, कुल 14 वर्ण है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, देखिए आगे आपका बोला अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों के अंतर को सोदाहरण स्पष्ट करिए। तो अनुस्वार क्या होता है दोस्तों और अनुनासिक क्या होता है। जैसे आप देखते हैं, देखिए कि ये जैसे कि अ लिखते हैं ऊपर जो बिंदी लगाते हैं ये होता है आपका अनुस्वार। क्या होता है आपका दोस्तों, अनुस्वार होता है। और अनुनासिक ध्वनियां क्या होती है, जैसे चंद्रमा होती है, ध्यान रखिए चंद्रमा और उसके ऊपर का जो बिंदी होता है ये आपकी अनुनासिक ध्वनियां होती हैं। तो अनुनासिक का ध्वनियां क्या होती हैं, देखिए नाक से भी, देखिए जैसे अंग अंग अगर आप बोलेंगे तो इसे लगता है कि नाक से बोली जा रही है। समझ रहे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए अनुनासिक, देखिए अनुस्वार जो होता है अंग, अनुनासिक देखिए अंग ये चांद वाला रहता है तब अनुनासिक ध्वनि आ जाती है। तो देखिए अनुस्वार का मतलब, अनु का अर्थ है पीछे, जो स्वर के पीछे या बाद में उच्चारित हो अनुस्वार कहलाती है। अर्थात अनुस्वार ध्वनि स्वर के बाद नाक से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि है जो स्वर में पृथक सत्ता रखती है, जैसे संगति, कंगन, अंगद, संग, गंगा। अब आप बोल सकते हैं देखिए कि अनुस्वार में देखिए न का जैसे बोलते हैं अंग अंग अंग, तो ऐसे लग रहा है वो नाक की तरफ पहुंच रहा है। और अनुनासिक ध्वनि क्या होती है, देखिए जिसमें क्या होता है, देखिए कि मुख व नाक से उच्चारित वह ध्वनि जो पूर्णतः स्वर पर आश्रित होती है। क्या होती है, जैसे कि आंसू, आंसू, चांद, ये आपका क्या है, इस तरीके का है मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका प्रश्न आ जाता है, देखिए लिखना सिखाने हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का क्या मत है। क्या है, लिखना सिखाने हेतु मेरिया मॉन्टेसरी का क्या मत है। तो ध्यान रखिएगा, मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने से पहले पढ़ना सिखाने का क्या किया था, समर्थन किया था। मॉन्टेसरी ने बताया था कि लिखना सीखने से पहले पढ़ना सीखना आना चाहिए। पढ़ने की क्रिया लिखने की क्रिया को से सरल है। जो पढ़ने की जो क्रिया होती है वो लिखने की क्रिया से क्या होती है, सरल है। बालक भाषा पर भौतिक रूप से पहले अधिकार प्राप्त करता है, उनका कथन था। आगे पूछा है आपका, देखिए कि कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविता का देखिए एक आपका बाल गीत होता है, घटना प्रधान कविता और साहित्यिक कविता। 3 कविता याद से, पहला देखिए बाल गीत, घटना, साहित्यिक। फिर से बाल गीत, घटना, साहित्यिक। बाल गीत
घटना प्रधान कविता, साहित्यिक, बाल गीत, घटना प्रधान कविता और साहित्यिक कविता। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए सभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में सभी आपके पूछे हुए हैं। कह रहा था कि गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो गणित शिक्षण क्या होता है दोस्तों? अब देखिए गणित अगर शिक्षण करने का मतलब, अगर आपको गणित आती है मेरे दोस्तों तो जोड़ना आप अच्छी तरीके से जाएंगे, वस्तुओं का जोड़ना, वस्तुओं के बारे में घटाना और प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, कई चीजों के बारे में आप लोग रख सकते हैं। घर की जैसे कि आपको नमक घट गया है, वो कर गया तो आपको जोड़ना घटाना आ जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। उसी के बारे में आपका होता है। देखिए गणित के उपयोग के बिना व्यक्ति का जीवन अत्यंत जटिल, अस्त व्यस्त हो जाता है। गणित प्रत्येक कठिनाई का समाधान है। इससे आर्थिक प्रगति का स्तर बढ़ता है। गणित की आधारभूत संकल्पनाओं, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि आदि से समाज में आर्थिक गतिविधि को शक्ति प्रदान होती है। जैसे कई बार लोगों ने बोला था कि कुछ लोग हम मजाक में सही, चाहे कभी हमसे मुझसे कह देते कि आपको मैथ कैसे आ गई। तो जैसे कि आपकी जो जाति है वो दूध बेचने वाली है, तो मैंने उनको जब उत्तर देते हुए मजाक में मैंने उत्तर दे दिया कि मैं दूध बेचता था लेकिन उसमें मैथ लगाता था कि दूध में बेचते हुए मेरे को पता करना था कि पानी में कितना डालूंगा, 1 लीटर दूध में मैं कितना पानी डालूंगा कि लोगों को पता भी ना चले और मेरा दूध बिक भी जाए, कि पानी का पता भी ना चले। तब वहां पे मैंने गणित लगाई कि नहीं लगाई? तो इसी तरीके से हंसी मजाक में मैंने कर देता था। तो गणित का देखिए अपना क्या उपयोगिता है, अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। आगे क्या है आपका देखिए लोकगीत। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक मिनट आगे है कि लोकगीत से आप क्या समझते हैं। तो लोकगीत क्या होता है? देखिए गा गा करके चीजों को बताना। लोकगीत मतलब कि लोगों में जो गीत क्या हो। तो देखिए यहां पर देखिए लोकगीत से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित स्थानीय भाषा में रचे गए गीतों से है। लोक मतलब लोगों के द्वारा रचा हुआ गीत। वे गीत उस क्षेत्र विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कजरी, सोहर, चैता, लंगुरिया आदि लोकगीत की प्रसिद्ध शैलियां। ये लोकगीत शास्त्रीय नियमों को विशेष परवाह न करके सामान्य लोक व्यवहार के माध्यम से बनाया जाता है। तो लोकगीत से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्तों? तो बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लोकगीत एक ऐसा गीत होता है जो कहता है किसी क्षेत्र में प्रचलित होता है और उसी क्षेत्र में उसको गाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे दोस्तों देखिए कि अशुद्ध उच्चारण का पूछ रहा है कि कारण बताइए। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण आपका क्या हो सकता है? देखिए अशुद्ध उच्चारण का मतलब यह है, देखिए उसका देखिए सामाजिक कारण भी हो सकता है कि देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे यही बात बोल रहा है, देखिए छात्रों के उच्चारण के अनेक दोष आ जाते हैं, वे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्राय निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। वो क्या होता है? अशुद्ध उच्चारण में कोई ध्वनि होगी उसको क्या कर देंगे? नहीं बोलेंगे। दूसरा क्या होता है? ध्वनि विकृति, मतलब ये क्या होता है देखिए कि किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण करना। ठीक है, जैसे कि ध्वनि विशेष किसी ध्वनि का उलट पलट देना, ध्वनि का सही ज्ञान, जैसे ध्वनि का सही ज्ञान न होना। कई लोग क्या होता है कि ध्वनि का सही ज्ञान होने का मतलब कि कौन सा जो वर्ण है कहां से बोला जाएगा। जैसे क वर्ग जितना भी है कंठ से बोला जाता है, च वर्ग जो है आपका तालु से बोला जाता है, ट वर्ग जो है आपका मूर्धार से बोला जाता है, और त वर्ग जो है दंत से बोला जाता है, प वर्ग जो है उष्ट से बोला जाता है। तो ध्वनियों का सही ज्ञान भी अगर नहीं होगा तब पर भी आदमी गलत करेगा। उच्चारण के साधन नियमों का ज्ञान न होना, सूर, अनुतान, बालाघात आदि का उचित प्रयोग न होना, हकलाना एवं तुतलाना, दोषयुक्त श्रवण ध्वनिया। तो अशुद्ध उच्चारण के इतने बारे बहुत सारे हैं, अपने भाषा में आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए अशुद्ध उच्चारण में लिख देंगे कि ध्वनियों का अगर सही से ज्ञान नहीं रहेगा तो जैसे कि वर्णों में जैसे कि प वर्ग ओठ से बोला जाता है लेकिन वो प को कहीं और से, प को यह बोल दे, कुछ और बोल दे, तो ये दिक्कत होगा मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में लिख सकते थे, लिख लेंगे। आगे आपका जाता है देखिए कि आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है। क्या है? आरंभिक स्तर पर पठन क्या उपयोगिता है, या पठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पठन का क्या है, देखिए किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों से जुड़ी ध्वनियां निकालने के साथ साथ लिखित वस्तुओं का अर्थ भी समझना। उदाहरण जैसे कक्षा में हम बच्चों को कार्ड पर बने पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है अथवा किसका चित्र है। तो बच्चे पत्ती के पूर्व परिचित हैं, वे पत्ती के अर्थ ग्रहण करने के साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं और प ध्वनि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। यही प ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते हैं उसमें प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ प ध्वनि की पहचान कर लेता है। कहने का मतलब यह देखिए आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है। तो आरंभिक स्तर पर पठन को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए चित्रों के माध्यम से। आरंभिक स्तर पर पठन जो होना चाहिए
चित्र के माध्यम से होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं क से कबूतर, तो फिर बोलते हैं क से कौआ, है कि नहीं, तो क से अब कई चीजें आदमी बोल देता है। तो ये क्या है कि चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, तो वो कौवे को क्या होता है देखा रहता है, तो कौवे के माध्यम से जो आपके ध्वनि है या फिर जो आपके वर्ड हैं उनको क्या करता है, सीख जाता है। तो वही बात बोल रहा, जैसे प से पतंग हो जाता है, ठीक है, प से पत्ती हो जाता है, तो वो सहजता से वर्डों को सीखने में होता है। तो वही बात देखिए यहां पर लिखा है कि देखिए प ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है तो उसके दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि पर एक बार फिर घूम जाती है। इस प्रकार प ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के पठन द्वारा क की ध्वनियों का ज्ञान कर दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की और पद्धति पर आधारित है। तो इसी संदर्भ में रमन बिहारी ने किया था, अपनी भाषा में आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है मेरे दोस्तों, पूछा है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है, देखिए वह सार्थक मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। कहने जैसे देखिए आपका क है, यह एक सार्थक आपको लिखना पड़ेगा, सार्थक। सार्थक क्या लिखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, सार्थक ध्वनि। सार्थक ध्वनि क्यों, स मतलब वास्तव में जिसका एक अर्थ होता है। ध्वनि तो बहुत है, जैसे देखिए मैं इसमें ऐसे कर रहा हूं, ये जो ध्वनि आप लोग निकल रही है मेरे दोस्तों, इस ध्वनि का नाम बताइए क्या है। लेकिन मैं प बोल रहा हूं तो इस ध्वनि का एक क्या किया गया है, आपका एक मतलब बोल सकते हैं संकेत दिया गया है कि प जो बोल रहे हैं इस ध्वनि का नाम है, ये आपका ध्वनि है। तो वही बात होता है कि वर्ण किसे कहते हैं कि वह सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे प का और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये आप लोगों का हो जाता है। आगे देखिए आपका कह रहा, देखिए कि लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है, आपको समझाना है। तो देखिए लेखन अभिव्यक्ति के विकास हेतु निबंध लेखन, तो लेखन का जो अभिव्यक्ति उसको विकास के लिए लेखन निबंध लेखन विकास हेतु निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में सुरक्षित है। विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन निबंध लेखन द्वारा ही होता है। अब जैसा समझिएगा मेरे दोस्तों कि निबंध लेखन महत्वपूर्ण क्यों है, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा आप समझिए कि जैसे आपको देखिए कोई चीजों को अपने बातों से या बोल करके बताना हो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि आपको उसको लिख करके प्रकट करना हो, लिख करके बताना हो, तो आप उसको सही से नहीं बता पाते हैं। उसका कारण यह है कि आप उसको अच्छे तरीके से जो है लिखने में असमर्थ हैं। जैसे कोई लेखन हो जाए या फिर जैसे आपका समाचार पत्र जो आता है, देखते हैं इतना सुंदर लिखा रहता है, इतनी अच्छी लाइनों में लिखा रहता है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को लेखन में व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए जो है निबंध लेखन क्या होता है, लेखन अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका कह रहा है, देखिए कि लेखन से आपका क्या अभिप्राय है। तो लेखन का अभिप्राय यह है मेरे दोस्तों कि यह आप कह सकते हैं कि जब हम किसी भी चीज को मतलब कि मौखिक अभिव्यक्ति न करके, मतलब कि हम अपने मुख से न बोल करके लिखित रूप में अपनी बातों को बोलते हैं, वह आपका लेखन कहलाता है। तो यह बात बोलना, जब हम अपने विचारों और भावों को मौखिक व्यक्त न करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। तो वही इसी बारे में आप लिख सकते हैं कि यदि कोई बहुत दूर है जहां पर हम उसको अपनी बातों को पहुंचा नहीं कर सकते हैं, तो लेखन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, जैसे पत्र उत्तर के माध्यम से, भाई ये क्या है, लेखन अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम उस तक अपने भावों को क्या करेंगे, पहुंचा पाएंगे। समझ में आ गया होगा। आगे आपका आ जाता है, देखिए दोस्तों पत्र लेखन की उपयोगिता कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन की उपयोगिता क्या है, देखिए आधुनिक युग में दूरसंचार के साधनों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में टेलीफोन व मोबाइल के पत्र व्यवहार बहुत कम या नहीं के बराबर कर दिया है, फिर भी पत्र लेखन का अपना महत्व एवं उपयोगिता है। पत्र लिखने से लेखन शैली, भाषा शैली एवं व्याकरण के ज्ञान का अनुमान लगता है। लिखित अभिव्यक्ति के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक और औपचारिक पत्रों का आवश्यक है। जैसे कि देखिए आपका कई प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। देखिए तो पत्र आपका जो होता है, जैसे कि महत्व देखिए जेम्स हॉल ने ठीक कहा है कि जिस प्रकार कुंजियां मंजूषाओं के अंतराल को खोल देते हैं, उसी प्रकार पत्र द्वारा हम दूरस्थ व्यक्तियों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते हैं।
तो पत्र 6 प्रकार के: पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, संपादन के प्रकार, आवेदन पत्र, सरकारी कार्यालयों के पत्र। तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों हम ये कह सकते हैं, देखिए, कि लेखन के माध्यम से हम जो है दूर बैठे लोगों तक अपनी जो भावना है उसको लोगों तक हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं लेखन के माध्यम से। और लेखन के माध्यम से हमारा लिखने का जो तरीका है वह बदलता है। ग्रामर की हमें समझ होती है, समझ रहे हैं। ग्रामर की समझ का मतलब कहां पर देखिए छोटी ई की मात्रा का यूज किया जाएगा, कहां पर बड़ी मात्रा का यूज किया जाएगा, कहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो कई चीजों का क्या होता है, हमको ज्ञान होता है, तो उससे हमारी लेखन कौशल सुधरता है। आगे कह रहा है, देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार में वर्णन करिए। करा वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो बोल सकते हैं, देखिए, 2 या 2 से अधिक, क्या बोलते हैं, वाक्य क्या होता है, देखिए, कि बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह मेल जो अपने आप में एक अर्थ बताता हो, जिसका एक कंप्लीट रूप से अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। यहां देखिए बोल रहा है, देखिए, मन के भाव विचारों को पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट करने वाला सार्थक और व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। तो वही मैंने बोला कि शब्दों का वह सार्थक समूह, आप ही ऐसे भी बोल सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका एक अर्थ निकलता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब आगे पूछ रहा, देखिए, कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकारों का वर्णन करिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होता है, देखिए, आपका कितने आपका देखिए 5 प्रकार का वाक्य होता है। कौन सा आपका? देखिए, पहला है विधि सूचक वाक्य, निषेध सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, विराम विस्मय सूचक वाक्य। विधि सूचक क्या होता है? जिन वाक्यों में कोई बात कहने या कार्य होने का बोध होता है उसे विधि सूचक कहलाता है। जैसे मैं आता हूं, ये बात है। निषेध सूचक क्या होता है? जिन वाक्यों में बात या कार्य के न होने का बोध होता है। देखिए, विधि सूचक में होने का बोध होगा, और निषेध, देखिए, जैसे बोलते हैं प्रवेश निषेध, निषेध का मतलब ना का जहां पर ज्यादा बोध हो उसे निषेध बोलते हैं। आज्ञा सूचक क्या होता है? जिसमें आज्ञा का जहां पर बोध हो, क्या होता है? जिसमें आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ये देखिए, आपका 3rd सेमेस्टर हिंदी में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अगर है प्रश्न सूचक वाक्य, मतलब जहां पर प्रश्न का बात हो, और विस्मय सूचक वाक्य वहां पर होता है जहां पर आश्चर्य का बात हो। तो इस तरीके से आप अपने लिख सकते हैं। आगे कह रहा है, देखिए, कि लेखन की विधियों, क्या कह रहा है, देखिए, कि लेखन की विधियों का उल्लेख करिए। तो लेखन की विधियां क्या है? देखिए, कई प्रकार की लेखन विधियां, एक मॉन्टेसरी है, रूपरेखा अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, चित्र विधि है, पेस्टोलॉजी रचनात्मक प्रणाली है, जेका टॉट विधि है। तो याद कर लीजिए कौन कौन सी विधि। देखिए, मॉन्टेसरी, रूपरेखा अनुकरण, मनोवैज्ञानिक, चित्र विधि, पेस्टोलॉजी और जेका टॉट विधि। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए, कि लेखन शिक्षण की मॉन्टेसरी विधि तथा चित्र विधि का वर्णन करिए। मॉन्टेसरी विधि और चित्र विधि। तो मॉन्टेसरी विधि क्या होता है? देखिए, इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। क्या होता है? देखिए, मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है? सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर क्या होता है? हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी अंगुलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने के नीचे के कागज पर वर्ण बनाए जाएंगे। वर्ण लिखने के लिए हाथ के परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। तो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले गत्ते पर क्या होता है? गत्ते या लकड़ी पर बने अक्षरों पर क्या होता है? हाथ फेरने के लिए कहा जाता है। जब उसके बाद जब बच्चा पारंगत हो जाता है तो उसकी जो उंगलियां जब सज जाती है तो स्वतंत्र रूप से उनको लिखने के लिए कहा जाता है। उस समय उनको क्या होता है? कटे फटे जो अक्षर होते हैं, जैसे कि मैंने जैसे ये देखिए आपका च लिखा है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बीच से, जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे देखिए मैं इसे इतना मैं मिटा दिया, अब मैं बोलूँगा इसी को कंप्लीट करो, या फिर यहाँ पर मैंने मिटा दिया इतना, तो कहेंगे इसको कंप्लीट करो। तो उस तरीका पर लोगों का होता है। अब चित्र विधि क्या होती है? देखिए, चित्र विधि में ऐसे समझिए कि चित्रों की सहायता से, भैया चित्रों की सहायता से लेखन करना। देखिए, इस प्रणाली में देखिए चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों के ही सहायता से हुआ है। क्या हुआ है? चित्रों से ही हुआ है। आगे देखिए हम कह सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर लिखा है, देखिए इस विधि में की सहायता से खेल खेल में बच्चों को
वर्ण रचना सिखाई दी जाती है, जैसे स म त ग न, वर्ण से सवार मछली। तो ये चीज़ें तख्ती का यूज करके, गधा नल के चित्र बना करके सिखाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आगे आपका आता है, देखिए व्यंजन की परिभाषा देते हुए उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के नाम लिखिए। तो देखिए व्यंजन की परिभाषा क्या होता है, देखिए कि वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं व्यंजन वह ध्वनि है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली स्वतंत्र या मुख्य मार्ग में कहीं पूर्णतया रोकी जाती हैं या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख्य विवर को स्वर सीमा से हटाते हुए जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलते हैं, या स्वतंत्री के ऊपर वाले वाक अवयव में कंपन पैदा करती हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या व्यंजन की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट बात में आप लिख सकते हैं। अब देखिए व्यंजनों के उच्चारण की दृष्टि से दो आधारों पर बांटा गया है, एक उच्चारण स्थान और एक प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के स्थान पर जैसे क, जैसे मैंने बताया केटीएम, इसको याद रख लीजिए, ये KTMDO, मतलब क वर्ग जो है आपका कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग जो है आपका तालु से बोला जाएगा, ट वर्ग जो है आपका मूर्धन्य से बोला जाएगा, जो त वर्ग है वो आपका दंत से बोला जाएगा, और जो प वर्ग है वो आपका क्या बोला जाएगा, देखिए वो आप लोगों का ओष्ठ से बोला जाएगा। तो देखिए ये जैसे न स ज र ल, इसको तो देखिए दंत मूल से बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका बांटा गया है इसको। देखिए जैसे देखिए अंतस्थ व्यंजन जो होता है, इसमें कई होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, उष्म व्यंजन होता है, तो ठीक है ना, स्वर यंत्रीय स्वर तंत्र से। तो ये सभी आपका देखिए, जैसे आपका वर्ष से कौन कौन सा, दंत मूल से कौन सा, न स ज र ल बोला जाता है। देखिए ओष्ठ से प फ ब भ बोला जाता है, दंतों निचले होठ और ऊपर के दांतों से व और फ बोलते हैं। तो आपका दांत और ओठ, नीचे वाला ओठ दोनों सटता है। और स्वर यंत्र से आपका ह बोला जाता है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो आपका प्रश्न आपका बनता है, देखिए कि छात्रों की वर्तनी संबंधित त्रुटि निवारण के उपाय बताइए। तो वर्तनी संबंधित त्रुटि का निवारण मतलब कि शुद्ध शब्दों का उनको बार बार उच्चारण कराया जाए, प्रयास करे कि वो सही सही बोले। तो देखिए यही होता है, देखिए कि कक्षा में शिक्षण शुद्ध उच्चारण करे। शिक्षक क्या करे, सबसे पहला शुद्ध उच्चारण करे। दूसरा, अशुद्ध शब्दों को अनेक बार लिखवाकर अभ्यास कराना चाहिए। तीसरा बात, समान उच्चारण वाले शब्दों अक्षरों के अंतर समझाना चाहिए। जैसे ब और व में लोग व को ब को व लिख देते हैं, तो इनको अंतर समझाना चाहिए कि जैसे व है इसके बीच में ये नहीं रहेगा, व में एकदम ऐसे स्वतंत्र रहेगा, तो ये अंतर नहीं लिख पाते हैं। तो वही चीजें होता है। जैसे लोगों को कहा है वगुला लिखने के लिए, तो लिखेंगे बगुला, ज्यादा तो लोग क्या करते हैं बगुला लिखेंगे। वक लिखने के लिए बोला जाएगा तो बक लिख देंगे। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इन सब चीजों का होना चाहिए। तो समान उच्चारण वाले अक्षरों का अंतर को समझना चाहिए, श्यामपट पर लिखकर सुधार करना, और श्रुत लेख, ये सभी आप लोगों का हो सकता है। अब दोस्तों आगे आपका देखिए कह रहा है, देखिए कि लेखन के अंतर्गत किस प्रकार की शुद्धियां पाई जाती हैं। तो देखिए लेखन के अंतर्गत बहुत सी शुद्धियां पाई जाती है कि ध्वनियों का सही जो है, मतलब कि जो मात्रा है उसका सही से प्रयोग नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं। जो शिरोरेखा है जो है उसका प्रयोग सही से नहीं करते हैं। बहुत लोग जैसे ये आपका देखिए थ जैसे लिखा है, एकदम पूरा ऐसे लिख देते हैं। जैसे कि अब जैसे देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे थ है या फिर ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग है ना, इसके ऊपर से जो है शिरोरेखा नहीं गुजरती। जैसे प्रातः काल लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं प्रातः, इसके काल को अलग लिखते हैं, और कुछ लोग इसके पूरा लिख देंगे, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो विसर्ग जब आ जाता है इसके ऊपर जो आपका शिरोरेखा नहीं जाती है, और आपका शिरोरेखा का सही से लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए आपका लोगों का देखिए मात्रा संबंधी अशुद्धियां, वर्णों का बहुत लोप कर देते हैं, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, इसका कर सकते हैं। देखिए और क्या बोलते हैं, देखिए शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग, सही शिरोरेखा का कहीं कहीं प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही से नहीं करते हैं लोग। और क्या है देखो दोस्तों, आपका रेफ या रकार संबंधी जो दोष है उसके बारे में, तो इसके बारे में आप लोग अपने भाषा में लिख दीजिए कि कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए अनुस्वार और अनुनासिक में क्या है, देखिए अनुस्वार एक बिंदी है, अनुनासिक आपका ये है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, इस सब चीजों जो को ध्यान देना चाहिए आपको। लोग लिखना मात्रा संबंधी अशुद्धियां, वर्णों का बहुत से लोप कर देते हैं। संयुक्त वर्ण संबंधी कुछ वर्ण दोष होते हैं, लेखन में संयुक्त वर्ण संबंधी दोष देखे जा सकते हैं। जैसे छ को छ बोलते हैं, त्र को तरह बोलते हैं आदि, लिखना सामान्य सी बात है। तो यही सब है, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा।
आगे देखिए दोस्तों, आपका इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट करिए। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि 125 से लेकर के आपका 130 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए बुक और पढ़ने वाले के बीच में, पहला चीज। तो यहां देखिए आपका, जैसे कि यहां पर लिखा है, देखिए कि पढ़ते समय विद्यार्थी की आंखें तथा शरीर के अन्य अंगों का संचालन उसके बैठने तथा खड़े होने की मुद्रा सही होनी चाहिए। आंखों से पुस्तक की दूरी जो है कितना आपका 1 फीट या 25 इंच लगभग माना जाता है, 20 सेंटीमीटर। और देखिए 130 अंश का डिग्री अंश का कोण बनाती हुई आंखों से कम 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। तो इस चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना। जैसे आपका होता है, देखिए कि जब भी आपका हो, जब भी आप क्या कर रहे हो, आपसे और उसकी दूरी जो हो आपका 25 से आपका कितना हो 30 हो, कितना 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और डिग्री आपका दिया है 130। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे जो है आपका देखिए कि प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर अगर पूछ रहा है, देखिए लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, तो उसका अभ्यास करवाएंगे या फिर प्रारंभिक स्तर लेखन प्रारंभ करने वाली सावधानियों को वर्णन करिए। लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने का उपाय बताइए, यही आपका बोला है। तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे। जैसे उसकी लोग सुलेख लिखवाए जाते हैं, आलेख लिखवाए जाते हैं, तो वही बात बोल रहा है देखिए कि अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों के कारण लिखित अभिव्यक्ति प्रायः प्रभावहीन हो जाती है। अतः प्रत्येक शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वह अक्षर विन्यास की अशुद्धियों के कारण को जाने और उनको दूर करने का समुचित क्या करे, प्रयास करे। इसके अंदर जैसे आपका जैसे बोल सकता है, देखिए कि शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाए, 12 खड़ी का अभ्यास करवाए, व्याकरण का समुचित क्या हो उसको ज्ञान करवाए, और लिपि का समुचित ज्ञान करवाए, वाचन का अभ्यास करवाए, और आप लोगों का तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करवाए। बहुत से लोग लिखने लगे, तीव्र गति से लिखेंगे तो आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं, गलती कर देते हैं। बहुत लोगों को क होगा तो ऐसे करके ऐसे घुमा देंगे, ये है आपका देखिए कब में बहुत से लोगों को हम देखें ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, जिससे कोई नहीं उसको सही से लिखना सीखी, ऐसे आपका होगा। तो तीव्र गति से लिखेंगे तो ये सब चीजें उसकी क्या होगी, आपकी सुधरेंगी मेरे दोस्तों। तो यही सब चीजें आपकी सावधानियों को बरतना। आगे आ जाता है आपका दोस्तों, आपका पूछा देखिए कि वर्ण का अर्थ बताइए। तो वर्ण का भी हमने बताया कि वह सार्थक ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों की जो माला होती है उसको वर्णमाला कहते हैं। समझ रहे हैं, जैसे भाई क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक, ये वर्णों की क्या है आपका माला है, तो उसे वर्ण का माला कहते हैं। तो वहीं आपका देखिए वह भाषा की वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनिया, भाषा का उच्चारण इन्हीं ध्वनियों से होता है। ध्वनियों के विशेष चिन्ह होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ऐसी देखिए ध्वनि है जिसका जैसे कि आपका देखिए मात्रा नहीं होती, उदासीन होता है। जैसे कि आपका अ है, अ की देखिए आपका मात्रा नहीं होती है। तो ये होता है वर्ण की परिभाषा, जो है भाषा की वो सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जो निश्चित ध्वनि के रूप में धारण करती है। तो यही सब है देखिए, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अपने भाषा में देखिए कि जैसे वर्णमाला क्या होता है, देखिए वर्णों की माला, जैसे फूलों की माला होती है भाई, फूलों की जो माला होती है तो उसको कहते हैं जो होता है, या मोती की माला होती है, तो वैसे ही वर्णों की क्या होती है, अपना माला होती है। दोस्तों समझ में आ गया। जैसे यहाँ देखिए आपका लिखा है देखिए कि वर्णमाला क्या, देखिए कोई भी भाषा कुछ निश्चित ध्वनियों द्वारा बोली जाती है। इन ध्वनियों के कुछ निश्चित चिन्ह मान लिए गए हैं, इन चिन्हों के समूह को उसी भाषा की वर्णमाला कहते हैं। तो भाई वर्ण है, ये सभी क्या है आपका वर्ण ही, इन वर्णों का जो समूह है वही तो वर्णमाला है। समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है, उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो विधानवाचक क्या होता है, देखिए कि जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें जो क्रिया होती है, क्रिया के करने अथवा होने का जो सामान्य ज्ञान हो, उसे विधानवाचक कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो इसमें काम होता है ना, देखिए क्रिया हो रही है कि नहीं, प्रतिदिन की बात हो रहा है। लता गीत गाती है, तो ये काम का होने का बात हो रहा है नहीं, तो वही हो रहा है कि यहाँ बोला ना कि जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक होता है। और निषेधवाचक में क्या होता है, देखिए निषेध का मतलब क्या होता है, भैया मैंने बताया प्रवेश निषेध, निषेध का मतलब मना करना, मतलब क्रिया के क्या होता है, न होने का ज्ञान हो। यहाँ पर जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का वाक्य हो उसे निषेध। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, वह रोज स्कूल नहीं जाता, तो इसमें देखिए नेगेटिव का भाव, जिसमें देखिए जहां पर नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक भाव आएगा वो निषेधवाचक वाक्य होगा। जहां पर सकारात्मक भाव आएगा, जैसे मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं,
मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं हर दिन नहाता हूं, तो ये क्या है आपका विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, आगे आपका पूछा देखिए शब्द किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता शब्द के बारे में बताया है कि शब्द क्या होता है कि मतलब कि ध्वनियों का, जैसे कहते हैं, या फिर वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक क्या हो अर्थ निकलता हो, उसको शब्द बोलते हैं। तो यही शब्द की उत्पत्ति वर्णों से हुई है, या एक से वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो ये होता है देखिए निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अपने भाषा में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए पूरा आपका हिंदी ही चल रहा है। चलिए दोस्तों आगे आपका देखिए कह रहा है, देखिए ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो ध्वनि का आवश्यक मूल तत्व क्या है, देखिए स्पष्टता है। पहला चीज तो आपका स्पष्टता ही दिया है। देखिए क्यों, क्योंकि स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है। अगर सही से आप नहीं बोलेंगे तो आप कोई भी बात आपका कोई समझ नहीं पाएगा। जैसे मैं यही पढ़ाता हूं, अगर मैं सही से ना बोलूं, स्पष्ट रूप से मैं जो बोलना चाहता हूं मैं स्पष्ट रूप से नहीं करना बोलूंगा, तो आपको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, छोड़ छाड़ के आप भाग जाएंगे। तो वही बात है कि स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। समझ रहे मेरे दोस्तों। तो वही बात है, देखिए सार्थकता क्या होता है, देखिए उचित उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए, वाणी सार्थक हो, अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, नहीं शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए, वाणी में सार्थकता भी होनी चाहिए। आगे देखिए कह रहा है कि यह शुद्ध ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है, इसके बिना जो होता है ध्वनि का अर्थ नहीं सिद्ध हो सकता है। ध्वनि का उच्चारण सामान्य परिष्कृत होना चाहिए, तरंगता होनी चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। तो ध्वनि का आवश्यक मूल शब्द देखिए स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ कि हम लोगों के यहाँ एक जो शिक्षक थे, अब उनसे एक बुजुर्ग मतलब कि जैसे बूढ़े आदमी पहुंच गए बातचीत करने के लिए, तो कुछ पूछ रहे थे। तो सर ने जो क्या कह दिया कि ऐसा है कि आप जो है कि वो उनको कई बार बोल रहे थे तो नहीं समझ पा रहे थे उनकी बातों को सर की। तो उन्होंने बोला कि आप बुजुर्ग आदमी हैं, हम लोगों की बातें आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। तो उन्होंने अपनी उस बातों को समझ लिया कि वो उनको गाली दे रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। तो इसमें जब बड़े लोग आकर के उनको समझाए तब वो माने, नहीं तो इसमें तो इस तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने बुजुर्ग कहा, उन्होंने समझा कि वो हमको गाली दे रहे हैं, उसका गलत अर्थ निकाल लिया, समझ रहे कि नहीं। अब आगे आ जाता है मेरे दोस्तों कि कह रहा है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का देखिए अगर देखा जाए तो देखिए जो होता है आपका दो, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ह्रस्व में क्या होता है, अ ई उ री, मतलब होता है जैसे कि मतलब कि सबसे कम समय अ ई उ जो होता है वो ह्रस्व स्वर होता है, अ ई उ री जो आता है ह्रस्व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर क्या होता है, देखिए जिसमें होता है ह्रस्व स्वर का जो होता है 2 गुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये होता है। और एक होता है आपका देखिए संस्कृत में जो इसको बोलते हैं हम लोग प्लुत स्वर, क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। ये लुप्त स्वर यहाँ पर लिखा है, ये गलत लिखा है, प्लुत स्वर होता है। क्या होता है, प्लुत स्वर होता है। इसमें क्या होता है देखिए ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। कितना, 3 गुना। जैसे हम किसी को बुलाएंगे राम, बहुत दूर से बोलेंगे तो वो इसमें होता है प्लुत स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। तो यही होता है आपका देखिए स्वरों के जो आपका भेद दिया वो के उदाहरण स्पष्ट करिए, तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। आगे आपका देखिए एक और है, देखिए कि श्रवण कौशल क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। तो श्रवण कौशल मतलब श्रवण का मतलब होता है सुनने, और कौशल मतलब सुनने में जिसका क्या हो कौशल बहुत अच्छा हो। तो क्या होता है देखिए सुनना एक प्राकृतिक प्रदान शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणेंद्रियां ठीक नहीं होती वह व्यक्ति किसी भी संदेह या निर्देश को उचित रूप से नहीं सुन पाता, जिससे उसके कार्य व शिक्षण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। छात्रों को निर्देशों, संदेशों तथा कहानियों के निहित भावों उद्देश्यों को सुनकर समझने के लिए उसमें श्रवण कौशल उच्च होना चाहिए। मौखिक भाषा का पहला कौशल, जैसे बोल सकते हैं देखिए श्रवण कौशल मौखिक भाषा का पहला ही कौशल है। बच्चा देखिए किसी भी चीज़ को शुरुआत में करता है तो बोलता नहीं है, सुनता, पहले ज़्यादा बातों का क्या करता है, सुनता है। तो इधर श्रवण कौशल किसी प्रकार के दिए जा रहे ज्ञान, भावों और विषयों को भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि भाषा तथा भावों को समझने में श्रवण तथा इसके कौशल का कितना महत्व है। तो आप लोग अपनी भाषा का ये चीज़ें हैं, अपनी भाषा में आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे आपका जाता है देखिए कहानी शिक्षण की विशेषताएं बताइए। तो कहानी शिक्षण की क्या विशेषता है, वह क्या करता है, कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताने में चीज़ें बहुत ही जल्दी क्या होती हैं, याद होती हैं। ठीक है, और वे क्या होता है देखिए सौहार्दपूर्ण हो जाती है, एक मनोरंजन मतलब होता है उसमें हो जाता है। तो देखिए कहानी शिक्षण का उचित रूप से होना चाहिए।
कहानी यदि शिक्षक द्वारा उचित उच्चारण के साथ न पढ़ाई जाए और इसका अर्थ तथा भाव न समझाए जाएं तो इसके भाव निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहानी के माध्यम से चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बताया कि शुद्धता का, जैसे कि उच्चारण में शुद्धता का स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग बोल रहा, अब कोई, ये आपको मैंने कहानी ही न बताया कि एक बुजुर्ग थे, उनको सर ने बोल दिया बुजुर्ग, तो उन लोग समझने लगे कि हमको गाली दे रहे हैं। ठीक है, तो कई चीज़ें होता है। यदि कहानी पढ़ाई जाते समय अध्यापक कुशलतापूर्वक पढ़ाए तो इसे कहानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। अतः कहानी पूर्ण सूझबूझ के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। यही कहानी शिक्षण की विशेषता है। कहानी शिक्षण की विशेषता यही है कि कहानी के माध्यम से, अगर जैसे कि कहानी शिक्षण क्या है, कहानी को अगर आप पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मनोरंजन के आधार पढ़ाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, है कि नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आगे आ जाता है, देखिए आपका कह रहा है, देखिए कि शुद्ध उच्चारण अभ्यास है तो कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए। उच्चारण है तो सुझाव क्या है, देखिए शुद्ध उच्चारण के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए, उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस समय का खंड खंड उच्चारण अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि अगर वो शुद्ध उच्चारण करने में अगर असमर्थ हो प्रतिभागी, तो उसे क्या करते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण कराया जाना चाहिए, अभ्यास कराया जाएगा, तब वो सही बोलेगा। आगे देखिए, री स श ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। ध्वनियों के, देखिए ये जो षटकोण वाला स है, बहुत से लोग इसको ख पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को उनको बताना चाहिए कि ये षटकोण वाला श है, वो भी श है, तो लोग इसको ज़्यादातर ख पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, उनको बारे में बताना चाहिए कि ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। आगे देखिए कि इसमें आपको बहुत सी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। देखिए कि हाँ, आप आगे देखिए आपका बताया जा रहा है कि ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय, बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं कि शब्द लड़का पढ़ रहा है, जहाँ गलती करेगा वहीं पर टोक देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़े कहानी पूरा खत्म हो जाना चाहिए, उस पैरा जो है उसको खत्म होना चाहिए। इसके बाद बताना चाहिए कि आपने यहाँ पर और यहाँ पर क्या किया, गलती किया था। समझ रहे हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो वहां पर आप बोल दिया राम घर जाती है, तो उसको बताना चाहिए कि देखिए ती जो है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो तब जाकर के बच्चे में क्या होगा, सुधार होगा। पहले ही बता देंगे तो वो घबरा जाता है। आगे जो होता है, आगे ये भी बोल सकते हैं, जब वो बच्चा बोल रहा है तो उसकी चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड जब कर लिए तो रिकॉर्ड करके उसके सामने सुनाइए, तो खुद ही उसको क्या करेगा, इंप्रूव करने में उसको कौशल आ जाएगा। तो ये कह रहा है, देखिए आदर्श उच्चारण के उदाहरण देखिए टेप रिकॉर्डिंग की सहायता से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रखने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने के लिए कहा जाए। देखिए ड ढ के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर आप लोगों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो यही सब है। आगे आपका जाता है, देखिए विराम चिन्ह का अर्थ बताइए। कह रहा है देखिए कि विराम चिन्ह के महत्व को समझाइए। तो ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। देखिए विराम का मतलब होता है रुकना या ठहराव। विराम चिन्ह का अगर अर्थ में बोलूं तो विराम का मतलब ही होता है, देखिए विराम लेना या अर्थात रुकना या ठहराव लेना। ठीक है, तो वही अतः, देखिए यहाँ पर विराम का अर्थ रुकना होता है। अतः भाषा के लिखित रूप में रुकने पर विराम के कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए श्री कामता प्रसाद जो गुरु थे, उनके अनुसार बहुत से विराम, आपका लगभग देखिए 21 विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, ठीक है, तो कई विराम चिन्ह हो जाते हैं। तो उनका प्रयोग जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। और उसका आप लोगों का उसका सही से आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि विराम का। जैसे देखिए इसमें देखिए ये आपका दिया, देखिए कि रोको मत जाने दो। यहां पर है उस जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोको मत जाने दो, मतलब उसको जा रहा है तो उसे जाने दो। यहां देखिए रोकने का निषेध किया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए सेकंड वाले में देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। देखिए रोको मत जाने दो, उसको मतलब कि रोको, वो जो जा रहा है उसको रोको, जाने मत दो। तो विराम चिन्ह के आधार पर ही हमें क्या होता है, कभी कभी शब्दों का मतलब समझ में आता है। समझ आया दोस्तों। तो इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पूर्ण विराम क्या होता है, जब कोई भी चीज खत्म हो जाती है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और जैसे आपका देखिए अल्प विराम क्या होता है, जैसे देखिए सोहन विद्यालय जाता है, अल्प विराम जैसे देखिए यहाँ पर अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, अर्ध विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो कई सी चीजें आप लोगों का होता है दोस्तों। तो उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से ज्ञान होता है, अपनी भाषा में आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपका अर्ध विराम जो होता है, देखिए एक चिन्ह होता है आपका ऐसे होता है, तो ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम आपका ये है। समझ में आया नहीं आया। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपको विराम चिन्हों को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
आगे आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि विस्मय सूचक चिन्ह किसे कहते हैं, सोदाहरण समझाइए। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, मतलब कि ऐसा चिन्ह या मतलब कि जिसका जो होता है हमें कोई चीज देख करके आश्चर्य होता है। जैसे अगर हम कोई चीज देखें आपको एकदम आश्चर्य हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों को अगर उसको लिखित रूप में आपको प्रकट करना है तो उसके लिए एक चिन्ह ध्वनि बनाई गई होगी ना। जैसे अगर आप ऐसे समझिए कि विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है, जैसे अगर आप रोड पे चलते हैं तो अगर रेड आपका लाइट जलती है तो आपको वो देखिए एक चिन्ह बनाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, क्या वहां लिखा रहता है रुकना, नहीं, रेड बन जाता है तो आप समझ जाते हैं कि वहां पर रुकना है। अगर ग्रीन रहता है तो आप लोगों को चलता है चलना है। लेकिन अगर आपका येलो है तो आपका बताता है कि धीरे धीरे चलिए, यदि तेजी से चले तो बगल वाला आकर के थपड़िया देगा, मतलब कि तो उसी तरीके से एक विस्मय जो किसी चीज को देख करके हमको आश्चर्य हो जाए, ठीक है, तो आश्चर्य का भाव हो, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे जैसे मैं अगर एक बात जैसे बोलूं आप लोगों को नॉर्मल तरीके से मैं बोलूं कि जैसे कि नॉर्मल तरीके से मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है, और यही बैठे बैठे जैसे कि मेरे चैनल पे जो होता है 10 मिलियन जो होता है सब्सक्राइबर आ जाए, एकाएक 10 मिलियन आ जाए तो हमें क्या हाँ जैसे मन कर रही है इतना ज्यादा, मतलब एकाएक, तो समझ रहे हैं कि नहीं, तो उसमें क्या आश्चर्य का भाव होगा हमको, तो वहां पर आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए क्या होता है, इस ध्वनि का प्रयोग किया था, इसको विस्मय सूचक चिन्ह बोलते हैं। तो ये होता है देखिए वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह मजा आ गया, ठीक है, वही सब चीजों हैं। जैसे दुख हो रहा है जैसे आपका, तो उन सब चीजों का प्रयोग आपका विस्मय चिन्ह हो जाता है। तो आपका विस्मय चिन्ह के बारे में आप लोगों को बता देना है कि मतलब कि जब हमें हर्ष, बहुत ज्यादा हर्ष हो, बहुत ज्यादा घृणा हो, बहुत ज्यादा शोक हो, भय हो, ये सभी जो हमारे अंदर जो भाव आए उन भावों को प्रकट करने के लिए हम किसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हर्ष, विवाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक शब्दों में उपवाक्यों था वाक्यों के अंत में जैसे आह उसे कितना दुख हो रहा है, विषाद आदि लंबी दीवार, पथ बंद, आश्चर्य कैसा सुंदर दृश्य है, इन सब चीजों में आपको का विस्मयवादी बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका आ जाता है दोस्तों देखिए योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण देखिए। तो योजक चिन्ह क्या क्या होता है देखिए कि ये आपका देखिए ये आपका जो योजक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह है। योजक जो चिन्ह होता है उसका जो प्रयोग होता है, जैसे देखिए आपका समास में होता है, जैसे राम लक्ष्मण है, रात दिन है, भूखा प्यासा है। देखिए निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे तुलनात्मक वाचक, तुलनावाचक, सासी से पहले, भरत सा भाई, सीता सी पत्नी, द्वंद्व या तथा तत्पुरुष समास में रात दिन, भूखा प्यासा, भाई बहन, प्रयोग स्थल, अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच, 1/4, 1/3, मध्य के अंत में अंगद रावण संवाद। तो इन सब चीजों में आपका योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप देखिए अगर आप सही से देखें, देखिए आपको हिंदी न पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका हिंदी और मैथिली दो ही आपका आता है। अब आगे आ जाता है मेरे दोस्तों देखिए कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब जो उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए जो शब्द विपरीत उल्टा अर्थ देते हो उसे एक दूसरे के विलोम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आपका क्या मैंने कहा दिन, क्या होगा आपका दिन, दिन का उल्टा क्या होगा, रात, दिन रात होगा, है कि नहीं। सुबह, सुबह का उल्टा क्या होगा आपका, शाम, ठीक है, तो सुबह शाम, तो ये क्या होगा आपका, तो देखिए सुबह का ठीक उल्टा ये अर्थ प्रकट कर रहा है कि नहीं, दिन, दिन का ठीक उल्टा देखिए अर्थ प्रकट कर रहा है नहीं, तो ये आपका विलोम शब्द, उसी को हम क्या करते हैं, विलोम शब्द करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका कुछ विलोम चिन्हों को देखिए, अमृत का विष, अल्पायु का दीर्घायु, अमर का मर्थ, अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, अंत का आदि, अमावस्या का पूर्णिमा, अस्त का उदय, अनुलोम का प्रतिलोम, ये सभी क्या हैं आपके विलोम शब्द हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि आगे कह रहा है देखिए समानार्थी शब्द। समानार्थी देखिए इसको अगर अब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या, समान प्लस अर्थ, ठीक है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी का मतलब जैसे देखिए मेरा ही जो नाम है मुझे कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं उनको कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे सुदर्शन चक्रधारी बोलते हैं, ठीक है, बंशीधर बोलते हैं, मुरली बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, है कि नहीं है। तो कई चीज आप लोग के नाम से बोलते हैं, देखिए देवकी नंदन बोलते हैं, है कि नहीं, यशोदा नंदन बोलते हैं। तो उसी तरीके से देखिए तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का पावक,
दहन, हुतासन, ये आपका अग्नि का होता है। अहंकार का दंभ, घमंड, अभिमान, सर्प। अपमान का तिरस्कार, अनादर, निरादर, बेइज्जती। अमृत का सुधा, मनु, विष, सोम। अब देखिए गृह का क्या हो जाता है, देखिए भवन, सदन, आलम, आवास, घर। तालाब का सर, सरोवर, जलाशय। तो इसको आप लोग समानार्थी शब्द, आप इसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका दोस्तों, देखिए घोष और अघोष ध्वनियों के बारे में पूछ रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए, जैसे प्रत्येक वर्ग, जैसे आपका क है, ख है, ग है, घ है और अंग है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपका सघोष होता है और ये आपका अघोष होता है। समझ में आया? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। अब बात करते हैं, देखिए सघोष मतलब स मतलब के साथ, घोष मतलब घोषणा हो। सघोष का मतलब स मतलब के साथ आपका क्या हो, घोषणा का बात हो, या घोषणा जैसे गला में घरघराहट हो, ऐसा मतलब हो तो वहां पर सघोष होता है। अघोष मतलब जैसे कि ये जो स्वर तंत्रियां होती है घरघराती नहीं है, वहां पर अघोष होता है। जैसे क, ख, फिर ग, घ, अंग आ जाता है, तो उसी का हम लोग सघोष बोलते हैं। देखिए घोष यहाँ देखिए आपका बोल रहा है, देखिए ऐसी ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रता परस्पर निकट रहती हैं, जिससे कंपन या तरंग पैदा होती है। घरघराती हैं वे घोष कराती हैं। घोष ध्वनियां सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व ह, कुल 31 वर्ण होते हैं। अघोष क्या होता है, देखिए इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर रहती हैं अतः कंपन नहीं होता है, तो उसे आप लोग अघोष कहते हैं। मैंने अपनी भाषा में आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है आपका दोस्तों, देखिए कि शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुति लेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्या, देखिए शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुति लेख का महत्व क्या हो सकता है। देखिए आप जानते हैं, देखिए अनुलेख क्या होता है। देखिए अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है कि जैसा पहले से लिखा है। अनुलेख मतलब कि अनुकरण करके, मतलब लेख मतलब लिखना एकदम ठीक उसी की तरह लिखना, जैसे कि वैसा ही लिखना, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। जैसे अगर ये ल है, अगर इसको मैं ठीक इसी तरीके से लिख दूं तो ये आपका अनुलेख हो जाएगा मेरे दोस्तों। जैसे का तैसा, ऐसे समझिए। अनुलेख का मतलब समझिए कि जैसे का तैसा लिखना, ठीक है दोस्तों, वो आपका अनुलेख कहलाता है। तो वही आता है, देखिए कि अनुलेख, यहाँ देखिए अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है पहले से लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, अथवा बच्चा हल्का हल्का लिखा हुआ लेख पर कलम फेरकर लिखने का अभ्यास करता है। अनुलेख में भाषा शिक्षण का लेख भी सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका में जो हल्के हल्के अक्षर लिखे जाते हैं वे सुंदर, आकर्षक होने चाहिए, तभी बच्चा उनका अनुकरण करते हुए सही लिखने का प्रयोग करेगा। तो यही आप लोगों का अनुलेख होता है। इसी में आप लोगों को सुलेख के महत्व के बारे में लिखना है कि भैया सुलेख का जैसे महत्व आपका पूछा था, तो देखिए सुंदर था श्रेष्ठ लेख। सुलेख का मतलब होता है सु मतलब सुंदर, और श्रेष्ठ लेख को सुलेख बोलते हैं। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालना चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। तो यही सब चीजें आप लोगों को लिखनी। आगे देखिए आपका है दोस्तों कि श्रुत लेख क्या है, इसका महत्व स्पष्ट करिए। तो श्रुत लेख मतलब क्या होता है, सुन करके लिखना, मतलब वह लेख जिसको क्या होता है सुन करके लिखा जाता है, उसे श्रुत लेख होता है। इसका महत्व स्पष्ट लिखिए। और लिख रहा है श्रुत लेख था, अनुलेख में अंतर स्पष्ट करिए। तो अनुलेख मतलब जो कोई चीज लिखी है वैसे का वैसे लिखना, अनुलेख होता है। और श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखना, ये चीजें आपको होती है। तो अपनी भाषा में आप लोग लिख सकते हैं कि श्रुत लेख क्या है, तो मतलब कि वह ध्वनियां जिसको हम लोग सुन करके लिखते हैं वो श्रुत लेख होता है। अनुलेख मतलब कहीं पर कोई चीज लिखा है वह ठीक वैसे का वैसा लिख देंगे तो उसे अनुलेख बोलेंगे। तो इसी के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए अनुलेख के बारे में देख सकते हैं। अनुलेख का शाब्दिक अर्थ है जैसा पहले लिखा है वैसा ही लिखना। अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे आपका सुलेख में लिखता है। और श्रुत लेख क्या होता है, देखिए सुनकर लिखना, इसे श्रुत लेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवृत्त हो जाता है तो प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुत लेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल शिक्षकों के स्थान पर ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बच्चों को श्रुत लेख लिखने में काफ़ी सहायता मिलती है। वे तीव्र गति से श्रुत लेख में व्यस्त हो जाते हैं। लेखन शिक्षण में श्रुत लेख का विशेष महत्व है। आगे आ जाता है दोस्तों आपका संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये बहुत, देखिए अब आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। देखिए संख्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है इकाई या इकाई का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार लिखी जाती है वे संख्या है, या कोई भी संख्या 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वे अंक हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखिए संख्या में आपको परिभाषा बताता हूं कि कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। क्या होगा, कितनी वस्तुएं, जैसे मैंने 4 लिखा था, इसका मतलब कितना, 4, ये दिखा रहा ना कि 4 लोग हैं, 4 कोई भी हो सकता है,
4 आदमी हो सकता है, टाफी हो सकता है, बंदर हो सकता है, पेन हो सकता है। तो कितनी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा जब बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 क्या है आपका, इसके द्वारा जैसे 4 लिखा है ना, जिसका मतलब क्या है? 4 को दिखा रहा, मतलब 4 लोगों की बात कर रहा है, तो वही आपका संख्या होता है। जैसे यहाँ देखिए संख्या 499, 6000, 1796, ये आप क्या है? संख्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए संख्या रेखा को दर्शाइए। तो संख्या रेखा आपका देखिए देख ही सकते हैं, देखिए ये आपका संख्या रेखा है। आप संख्या रेखा ही दिखाते हैं, बीच में आपका 0 होता है। अगर आप दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो आपका प्लस में जाएगा, +1 +2 +3, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, तो ये आपका संख्या रेखा पर प्रदर्शन है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे आपका देखिए कि छोटे बच्चों को, यही आपका बोल रहा है देखिए कि छोटे बच्चों को गिनना एवं पढ़ना सिखाने को किन्हीं 2 गतिविधियों का प्रयोग करिए। मतलब कि जो बच्चे हैं, छोटे अगर हैं, तो उनको लिखना, मतलब गिनती को लिखना और उसको करना कैसे सिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कुछ तरीका आप लोगों को बताया है। मतलब कि देखिए कुछ लोग तो क्या करते हैं, देखिए कि छोटे छोटे खेल खेलते हैं, चित्र बना करके करते हैं, या गिनती बना करके, मतलब 2 2 3 3 लोग इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो बोलते हैं गिनो, देखो ये 1 2 3 है, उस तरीके से बताया जाता है। एक तरीका देखिए यहाँ पर बताता है बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पर आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने है तो शिक्षकों को छात्रों को गिनती तथा संख्या के प्रत्ययों का अध्ययन कराना प्रारंभ करना होता है। इसे कार्य है तो सर्वप्रथम निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए, ये बात बताना होता है। आगे आपका जाता है देखिए कि छात्रों को सीखने की रुचि किस प्रकार की है, वे किस माध्यम से जल्दी सीख सकते हैं, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। आगे देखिए आपका देखिए यही पर बात आ जाता है। देखिए आगे देखिए वही कि वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं। गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है। बालक औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या सीख सकते हैं। बालकों के मानसिक स्तर का अध्ययन करना, यही सब चीजें यहाँ पर इसके अंतर्गत आती हैं। आपका आगे आ जाता है देखिए कि 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तुचित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उसको वास्तुचित्रों की सहायता से, तो भैया चित्रों की सहायता से तो हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे गिनती मैंने कर दिया, जैसे चित्र बना दिया 1 2 3 4, गिनेंगे देखिए 1 चित्र 2 चित्र 3 चित्र 4 चित्र। एक बार से देखा जाए तो क्या कर रहा है, संख्याओं को क्या कर रहा है, सीख ही रहा है। तो वही देखिए प्रारंभिक कक्षा में, निचली कक्षा में छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए वस्तुओं, चित्रों, प्रतीकों अथवा लकीरों की सहायता ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। गिनती सिखाने के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए कुछ वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, वह खेल के लिए उन्हीं वस्तुओं को जोड़ना तथा घटाना सीख जाते हैं। जैसे कि मैंने 4 गेंद दिया तो कहा तुम मेरा 2 ले लिए हो तो तुम 2 कम कर दिए, तो कम करना है मतलब घटाना हो गया, 2 और ले लो, चलो अच्छा मेरे पास 6 हो गया, तो वो जोड़ना सीख जाते हैं। तो इसी की सहायता से वो लोग करते हैं। पहला विधि आपका खेल विधि हो जाता है। तो ये सब देखिए, जैसे गेंद के स्थान पर कांच की गोलियां आदि रुचियों के अनुसार वस्तुओं को बदलकर गिनती सीखने में बच्चे सरलता से जोड़ था घटाने की अपनी कुशलता को प्रदर्शन करते हैं। तो ये सब चीजें आपका है। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, मतलब वे संख्या, मतलब दोस्तों जिन संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए आपका 1 से हो, वे क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 0 जो होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्या नहीं होता, वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाता है। आगे आता है आरोही क्रम था। आरोही क्रम किसे कहते हैं, आरोही क्रम मतलब दोस्तों क्या होता है, छोटा से बड़ा, और अवरोही का मतलब बड़ा से छोटा क्रम। ठीक है, या आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यही होता है आपका दोस्तों। इसी तरीके से अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए उदाहरण में दिया, देखिए 21 खाली स्थान से ठीक पहले की संख्या लिखी होती है। 21 के पहले वाली संख्या क्या होगी, 20, तो 20 का आरोही क्रम देखिए आपका 21 है। देखिए 26 के पहले आपका 25 हो जाएगा, 17 के पहले आपका 16 हो जाएगा, 3 के पहले आपका 2 हो जाएगा, 16 के पहले 15 हो जाएगा, 13 के पहले आपका 12 होगा। तो ये क्या आपका आरोही क्रम है दोस्तों, समझ रहे हैं। आगे आपका जाता है दोस्तों देखिए कि घटाना का अर्थ। तो घटाना का मतलब क्या होता है, कम करना। जैसे बोल सकते हैं कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना ही घटाना कहलाता है। जैसे आपका 10 है, 10 में से अगर मैं आपको 4 को घटा रहा हूं तो आपका क्या 6 कहने का, तो 10 जैसे पहले आपको देखिए बच्चों को कैसे सिखाया जाता है, 10 ठपाई खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें से नीचे वाला जो दिया है आपका 4 दिया, तो 4 पाई काट दो, 4 पाई मैंने आपका काट दिया। ठीक है, तो अब कम करना, तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आपका घटाना ही, तो मैंने पूरे 10 पाई खींचा, 10 पाई में से 4 पाई को मैंने क्या किया, कम कर दिया। तो क्या होता है, एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना जो होता है वो क्या होता है आपका घटाना कहलाता है मेरे दोस्तों। तो यही देखिए आपका नीचे लिखा गया है।
तो कह रहा उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो उदाहरण सहित स्पष्ट करने का मतलब जैसे आपका देखिए मैंने 9 लिख दिया और देखिए कि बिना उधार लिए 9 में से मैंने 6 किया तो 9 पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 6 पाई काट देंगे, आपका देखिए 6 पाई आपका कट गया, बचा कितना 3, तो आपका 3 आएगा। ये आपका क्या है, उदाहरण है दोस्तों, बिना उधार लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपनी भाषा में आप लोग बस लिख लीजिएगा। बस समझ लीजिएगा अगर आपको हिंदी और मैथ आती है थोड़ा बहुत, इसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और सक्सेना सीपी क्लासेस के शेर और शेरनी को ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ ना आता हो। यहाँ देख सकते हैं, देखिए कि बिना हासिल का आपका घटाना दिया, देखिए 9 में से 4, 8 में से 6, 5 में से 2, ये आपका इस तरीके से बिना हासिल का घटाना। आगे आपका दोस्तों देखिए कि संबोध निर्माण क्षेत्र से आप कैसे, यहाँ संख्या बोध, तो यहाँ देख सकते हैं देखिए संख्या बोध के अंदर बहुत सी बातें आती हैं, जैसे परिमाण, तुलना, मापन, संख्या का लगभग मान बताना, प्रतिशत में आकलन करना। इसके साथ ही बड़ी संख्याओं का अनुमान एवं उनका तर्क संगत लगभग मान निकालना। इस बात का न्याय करना ही बहुत सी परिस्थितियों में किसी संख्या के मान के माप में कितनी शुद्ध चाहिए, ये चीजें हैं। आगे देखिए उसी में आपका आ जाता है, देखिए प्रतिशत और दशमलव से जुड़ी हुई आम जीवन की गणितीय समस्याओं का हल करना, संख्या का मोटा मान निकालना, बड़ी संख्याओं को उनके मोटे मान के रूप में लिखने से क्या तर्क है, उनकी परस्पर तुलना करने की क्या सीमाएं हैं, किसी स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मापन की इकाई को बताना है। आगे देखिए इकाई से दहाई तक बढ़ने आने वाली समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आगे आप जानते हैं देखिए कि आपका है देखिए कि 1 से 9 तक के संख्यांक इकाइयां कहलाते हैं। वस्तुओं की बढ़ती मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कई अंक हो सकें। इसके लिए बच्चों को सर्वप्रथम दहाई का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद सैकड़ा का, इसके बाद हजार को, सैकड़ा हजार को बताना चाहिए। बच्चे 10 वस्तुएं रखने पर उन्हें गिनना जानते हैं, यहाँ देखिए जानते हैं, परंतु वह 10 की संकल्पना को भली बात परिचित नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए शिक्षक बच्चों को बताएं कि 9 वस्तुओं में एक वस्तु और मिला दें, इस पर 10 वस्तुएं प्राप्त होंगी और इसके लिए संख्यांक 10 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बताएंगे तो दहाई में आने वाली जो समस्या है उसको दूर कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों में क्या होता है देखिए कि यहाँ तक तो आपका होता है, जैसे देखिए 0 से लेकर के 9 तक संख्याएं हैं, अब इनकी ही सहायता से आगे जो कोई भी संख्या लिखा जाएगा वो 1 से 9 तक की ही संख्याओं की सहायता से लिखा जाएगा। तो बताना चाहिए कि अगर 9 है, 9 के बाद अगली संख्या जोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, 1 के आगे ऐसे 0, उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको सही कर लेते हैं। अब दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भाग के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। देखिए तो भाग का तो जो आपका चिन्ह होता है ये होता है, लेकिन भाग का मतलब होता है देखिए अलग करना। क्या होता है दोस्तों, अलग करना। जैसे मैंने आपका बोला, जैसे देखिए आपका भाग में देखिए समझिएगा कि जैसे यहाँ पर आपको देखिए लिखा है कि भाजन गणित में वह प्रक्रिया है जिससे 2 संख्याओं का गुणनफल और इन संख्याओं में से एक दिए रहने पर दूसरी ज्ञात की जाती है। गुणा करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया विभाजन या भाग करना कहलाता है। जब किसी संख्या अंक में किसी संख्या अथवा अंक को एक या अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक की जितनी बार घटाया जाता है उतनी ही बार भाग देना होता है। भाग को इससे या इससे प्रसिद्ध किया जाता है। भाग का मतलब देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे संख्या क्या आपका देखिए 12 है, एक संख्या क्या आपका 12 है, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल है, मतलब एक संख्या 3 है। जैसे मान लें भाग देना का मतलब है मैं 3 हूँ। तो अब देखिए इसमें आपको समझना इस बात का है, देखिए इसमें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जानना चाह रहा है कि जैसे 3 से आप भाग दिए हो तो ये जो 12 है ना, वो 12 जो है 3 और कोई एक संख्या और है, उस संख्या क्या है, एक गुणनफल है। तो दूसरी जो संख्या उसी को हम भाग के द्वारा निकालते हैं, मतलब अलग करके बताइए। 3 तो एक है, एक संख्या आपका 3 है, लेकिन दूसरी संख्या क्या है उसी को हम भाग के द्वारा स्पष्ट करते हैं। देखिए 3 चौके 12, दूसरी संख्या क्या थी आपकी 4 थी। अब 4 में देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3 तो आपका दिया था, दूसरी संख्या निकालना था, दूसरी संख्या निकाला जाता है, उसकी सहायता से आपका 4 आया। तो वही होता है आपका भाग करना मेरे दोस्तों, समझ में आया। आगे देखिए भाग की संक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो भाग की संक्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपका देखिए भाग बंटवारा है जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है तथा एक टोकरी में 40 सेब है, प्रतिदिन 8 सेब निकाले जाते हैं तो टोकरी कितने दिन में खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपका दिखा रहा है, इस तरीके से आप भाग को समझा सकते हैं। एक बार और समझिएगा मेरे दोस्तों, इसमें जैसे आपका भाग जब ऐसे दिया जाता है तो ये जो बीच में होता है इससे भाज्य बोलते हैं, ये जो होता है आपका भाजक होता है, यहाँ जो आता है उसे भागफल कहते हैं। ये पूछ लेता है आप लोगों से,
भागफल और नीचे जो आपका शेष में आता है वो आपका, उसको हम शेषफल बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। आगे आपका जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, देखिए कि दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट करिए। तो दहाई को समझाइए, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए तो बोला ना 9 इकाई में 1 जोड़ने पर 10 इकाई या 1 दहाई हो जाता है। जैसे आपको समझाएंगे, देखिए आपको कैसे, कि 9 इकाई में 1 इकाई और जोड़ा जाए। कितना? 9 इकाई में 1 इकाई और जोड़ा जाए तो वो आपका हो जाता है 10 इकाई। भैया 9 और 1 10 इकाई, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 दहाई बोलते हैं। तो वही बात बोलता है, उसी प्रकार से 20 दहाई को 2 दहाई, 30 इकाई को 3 दहाई, 40 इकाई को 4 दहाई, 50 इकाई को 5 दहाई। जैसे हम लोग बोलते थे, जैसे कि 19 1 20, 2 दहाई 0 इकाई, 2 लिख के सुनना। जब हम लोग छोट पढ़ते थे तो ऐसे ही हम लोग बताया जाता था। 27 1 28, 2 दहाई 7 इकाई, 2 लिख के 7। तो ये सब हम लोग पहले गिनती सीखते थे। तो इस तरीके से हम लोगों को सीखना चाहिए। अब आगे जो आपका क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है? स्थानीय मान को उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो देखिए ध्यान रखिएगा, स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पर, जैसे मैंने लिखा, देखिए 2 4 8, इस 2 का जो स्थानीय मान होगा, जैसे 2 मैंने लिख लिया, इधर कितना है? 2 अंक है, 200। इस 2 के 21 स्थान पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर, इसलिए इसका जो मान है 200 है। लेकिन ये रियल में क्या है? आपका 2 लिखा है ना, तो ये आपका वास्तविक मान है। वास्तव में है क्या? 2, लेकिन इसको इस जगह पे रखने पर, मतलब कि सैकड़ा के जगह पे रखने पर ये क्या हो गया है? 200 के रूप में बदल गया है। जैसे मैं एक नॉर्मल आदमी हूं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल आदमी हूं, अपने घर में हूं, तो मैं किसी माँ का बेटा हूं, समझिएगा। लेकिन स्थान चेंज, मैं किसी ऑफिस में चला गया, जैसे मैं पीएससी ऑफिस में चला गया, तो वहां पर मेरी जो, या फिर मैं जो स्कूल में जैसे चला गया, तो स्कूल के लिए मैं क्या हूं? अपना एक टीचर हूं। तो वो स्थान पर है, लेकिन वास्तव में क्या हूं? एक लड़का हूं। तो इसी तरीके से देखिए, इस 2 स्थान पर है, इसलिए 2 का स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान जातीय मान आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया है। आगे देखिए आपका, देखिए एक संख्या इतना में 6 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करिए। 6 के, देखिए ये आपका, ये इस स्थानीय मान का अंतर रखे 600 आएगा, और इसका आपका 6 आएगा। तो 600 में से आपको क्या करना है? 6 को घटा देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए, तो वही कह रहा है कि संख्या 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर। तो 6 के स्थानीय मान का अंतर, तो देखिए 600 में से जब आप 6 को घटा देंगे, देखिए गलत लिखा है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप क्या करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 6 जाएगा, तो आपका 10 में से आपका, यहाँ देखिए 10 में से 6 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर देखिए आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, तो 693 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 600, सॉरी, यहाँ पर 10 में 6 जाएगा, आपका 4 आएगा, 694 आएगा। ये स्थानीय मान का अंतर है। ठीक है मेरे दोस्तों। ये जो आपका दिया है वो आपका गलत दिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाता है दोस्तों, देखिए अधिगम में शारीरिक समस्याओं से आप क्या समझते हैं? ये भाषा शिक्षण में किस प्रकार उत्पन्न, मतलब कि बाधा किस उत्पन्न करते हैं, या फिर भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या? उदाहरण से स्पष्ट करिए। शारीरिक समस्या का मतलब, जैसे आदमी का जीभ सही से नहीं काम करेगा, वो नहीं करेगा, तो उस प्रकार का एक प्रकार से दोष होता है। जैसे दृष्टि दोष होगा, उच्चारण का दोष होता है, अनुकरण का दोष होता है, उनकी मुद्रा आदि के आधार पर कई प्रकार समस्या आती है। जो किस प्रकार दृष्टि दोष, मतलब उसको आंखों से नहीं दिखाई देगा दोस्तों, तो सही से नहीं दिखाएगा तो कुछ भी गलती कर सकता है। देखिए, तो वही कह रहा है कि अधिकतर कक्षा के अंतर्गत बहुत छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें श्यामपट पर लिखी बातें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में वह साथ में बैठे छात्र की कॉपी को देखकर नोट करते हैं, जिससे गलतियां होनी स्वाभाविक है। समाधान, ऐसे छात्रों को कक्षा में आगे बैठाया जाना चाहिए। डॉक्टर, आंखों की डॉक्टरी जांच कराई जानी चाहिए। त्रुटिपूर्ण अनुकरण मतलब होता है, देखिए अधिकतर छात्र दूसरे को आकर्षित करने की भावनाएं से ग्रसित होते हैं। वे उच्चारण को गलत रूप से बदलकर बोलते हैं, और यही क्या हो जाता है? देखिए, यही उनकी आदत बन जाती है। इसके बाद देखिए, गलत रीति से बोलना, भाषागत दोष, अन्य छात्र उस छात्र का अनुकरण भी करते हैं, यह दोषपूर्ण आपका आदत है। तो यही सब चीज़ें हैं। आगे आपका देखिए समाधान दिया है। उच्चारण दोष मतलब बोलने में जो होता है, उच्चारण दोष मतलब कि प वाली ध्वनि को कहीं तालु से बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे कि एक बच्चा है हमारे बगल में, जैसे उसको मैं स बोलता हूँ, बोलने के लिए वो कहता है च च च, वो स नहीं बोल पाता, तो उसको क्या है? देखिए उच्चारण दोष है, मतलब कि स को वो मतलब कि तालु से बोल रहा है।
इसलिए क्या होता है, वो स को च बोल देता है, समझ नहीं, और ह को कहता है ह छह करके बोलता है। तो ये सब क्या है, उसकी अशुद्धियां हैं, तो उसको इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। आगे आपका जाता है दोस्तों, देखिए है कि आरोह अवरोह को स्पष्ट करिए। तो देखिए पठन की प्रक्रिया में जब उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता तब उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होती और न ही पाठ्य वस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्य वस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयाँ ये है, देखिए शीघ्रता से पठन, भाव का समझकर न पढ़ना, धारा प्रवाह का अभाव, मूल भाव के विपरीत पठन, अधिक धीमी आवाज में पठन, अधिक तेज आवाज में पठन। ये क्या है, आरोह अवरोह की कठिनाइयाँ हैं। आगे आपका देखिए है कि स्थानीय मान किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान आपसे दिया, देखिए तो 345 में देखिए 5 का स्थानीय मान 1 होगा, 5 के इधर कितना अंक, 1 भी नहीं, 4 के इधर कितना अंक 4, 0, 3 का, देखिए ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के, ये सैकड़ा के, दहाई में कितना होता है, देखिए दहाई 10 के बराबर होती है, कितना है 4 दहाई, तो 4 दहाई मतलब 4 गुणित 10 बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका 40। तो ये चीज़ आप लोगों का यहाँ पर लिखा गया है मेरे दोस्तों। आरोही क्रम उदाहरण सहित स्पष्ट। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ना, मतलब इस क्रम में सबसे पहले क्या करते हैं आपका, देखिए छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्याओं को जमाया जाता है, अंत में सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको लिखा जाता है। तो संख्याओं के बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम, संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम। आगे देखिए कि संख्या इतना एवं इतना की तुलना कीजिए तथा चिन्हों का प्रयोग करिए। तो ये देखिए 50,341 है, यहाँ 4,321 है, तो ये क्या होगा आपका, देखिए बड़ा, ये आपका देखिए जो बड़ा रहेगा उसके उधर ये आपका मुंह फाड़ लेगा। देखिए ये 50,000 बड़ा है इससे, तो देखिए इसका चिन्ह हो गया, ठीक है, समझ रहे मेरे दोस्तों। तो वही चीज़ है, देखिए तुलना आपका देखिए यहाँ पर दिया है, तो चीज़ों की क्या है, ये इससे आपका कम है, ये 50,000 तो इसी के बराबर है आपका। इसी तरीके से आप लोगों का जो तुलना दिया है उसको आपको लिख लेना है। आगे आपका देखिए कह रहा दोस्तों, घटाना उधार क्यों लिया जाता है, उधार न लेने पर क्या समस्या आएगी। तो घटाने में यदि नीचे की संख्या बड़ी है तो घटाना संभव नहीं होगा, अतः उधार लेकर ऊपर की गई संख्या बड़ी करना आवश्यक है। सही बात है, जैसे मैंने 2 में से मैं कहा 5 घटाइए, यहाँ पर जैसे देखिए आपका है 4 2 है, यहाँ पर 2 5 है, तो 2 में से कभी 5 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या समस्या आ जाएगी। तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, इस 5 से बड़ा करने के लिए एक कॉमन लेंगे तो एक इसके आगे लगाता है, आपका 12 होगा। आप 12 में से देखिए 5 अपन कर सकते हैं, घटा सकते हैं, वही चीज़ है। आगे देखिए आपका वही चीज़ बोल रहा था कि जोड़ने की प्रक्रिया में हासिल का महत्व कोई उपयोगिता समझाइए। देखिए जोड़ने का अभिप्राय है मूल संख्या में वृद्धि करना अथवा योग करना, बढ़ाना। यह गणितीय मूलभूत संक्रिया है। जब बालक संख्या गिनने का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें जोड़ना सिखाना आवश्यक हो जाता है। छात्रों का एक का जोड़ सिखाना, छात्रों को जोड़ का निशान समझाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अध्यापक कलमों के माध्यम से जोड़ का ज्ञान देगा। तो ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, इस तरीके से है, तो आप लोग इस तरीके से देखिए, आपको हासिल का जोड़ जो है इसको आप लोग दर्शा दीजिएगा अपनी कॉपी में, इस तरीके से तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ तक आपके सभी जितने भी आपके लघुत्तरी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिया। अब चलिए दोस्तों आपके अति लघुत्तरी प्रश्न कराते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं। यकीन मानिए यदि आपने लघुत्तरी प्रश्न हमने जो करवाया है वहां तक जो भी अगर आप पढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं मेरे दोस्तों, तो इसमें आप लोग देखिए एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन जैसे आपका देखिए पहला है आपका, देखिए पठन से क्या अभिप्राय है, तो ध्यान रखिएगा पठन का अभिप्राय बस आप लोग लिखेंगे पढ़ना, और ये नहीं कि ज्यादा आप लोग लिखना है। अति लघुत्तरी में बस एक एक लाइन में अगर आप लिख लेंगे पठन का अभिप्राय पढ़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं है। देखिए अर्थात किसी सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना, इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। यदि आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर श्योर मिलेगा। आगे क्या है देखिए, लेखन किसे कहते हैं। देखिए तो लेखन का मतलब क्या होता है, देखिए लेखन का मतलब होता है लिखना, लिखना। और लिखने में क्या होगा, व्यक्ति जो होता है अपने मन का जो भाव है या विचार है उसको क्या करेगा, शुद्ध रूप से क्या करता है, एक लिपिबद्ध करेगा या लिखेगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, लेखन कहा जाता है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके ज्यादा आप लोग करने की जरूरत। आगे आ जाता है आपका दोस्तों, देखिए कि पूछ रहा है, देखिए कि पठन कौशल के बाधक तत्व कौन सा है। पठन कौशल में अब हम लोग देखिए वहां पर पढ़े थे, पढ़ने में हमको क्या क्या दिक्कत आती है, अटकना होता है,
तो शीघ्रता के साथ पढ़ना होता है। अति शीघ्रता के साथ अगर आदमी पढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ चीजें छोड़ देगा, अटक अटक करके बोलेगा तब पर भी होगा। व्याकरण के तत्वों का ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव, पठन कौशल में बाधा पहुंचने का अभाव, ये सभी क्या है, पठन कौशल के बाधक तत्व हैं। पढ़ने में जो दिक्कत प्रदान करते हैं वो पठन कौशल के बाधक तत्व कहलाते हैं। आगे देखिए, हम लोगों ने पढ़ाई था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक विधानार्थक होता है। विधानार्थक क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसमें मतलब कि हाँ का भाव हो, जैसे कि मतलब कि वह खाता है, ठीक है, ये आपका विधानार्थक है, या साधारण वाक्य जिससे बोलते हैं। एक निषेधात्मक क्या होता है, देखिए नकारात्मक का भाव हो, जैसे कि वह खाता नहीं है, वह रोज नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, देखिए निषेधात्मक है। प्रश्नवाचक जहां पर प्रश्न का भाव हो। आज्ञार्थक मतलब जहां आज्ञा का भाव हो, जहां पर संदेह का भाव हो, संदेहात्मक होता है। जहां पर संकेत का भाव हो, जहां इच्छा का भाव हो, जहां विस्मय का भाव हो, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई था डिटेल में। देखिए वर्ण किसे कहते हैं, देखिए मैंने बताया कि ध्वनि की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, मतलब या फिर जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विधेय क्या होता है। देखिए तो विधेय क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना कि उद्देश्य के विषय में बताने वाले पद को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्या होता है, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। तो उद्देश्य क्या होता है, देखिए कि उद्देश्य के विषय में बताने वाले पद को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। बस इतना आप लोग लिखेंगे। जैसे कि जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, तो उद्देश्य इसमें क्या है, जीवन का मित्र, और एक सुंदर पेन क्या हो गया, उसने दिया, तो मुझे एक सुंदर पेन दिया, तो क्या होगा, आपका विधेय हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका देखिए यहां पर है, देखिए कि वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो आप जानते हैं वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब स्वर कितने, अगर पूछेगा स्वर कितने प्रकार के, तो स्वर 3 प्रकार के। कौन कौन सा, जैसे आप लोग बोलते हैं हृष्य स्वर, इसके बाद आता है दीर्घ स्वर, इसके बाद क्या होता है आपका, जो आपका देखिए संस्कृत में होता है, जैसे अगर हिंदी में पूछेगा तो 2 ही होता है, हृष्य और दीर्घ, और एक होता है तीसरा आपका प्लुत होता है, जिसका संस्कृत में प्रयोग किया था। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर पूछ दिया, देखिए कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या होता है दोस्तों, हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन शब्दों से जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं, नहीं तो इस संसार में बहुत सी ध्वनियां होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका आ जाता है, देखिए बलाघात है। बल मतलब कि किसी चीज पे देखिए बल लगा करके घात करना। तो देखिए बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा जिसमें ध्वनि अक्षर शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। और स्वराघात मतलब क्या होता है, देखिए सुर में उतार चढ़ाव जो होता है, स्वराघात होता है। जैसे गायक अगर कोई गाता है उसमें क्या होता है, सुर में उतार चढ़ाव करता है, तब वो गाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए सुर में उतार चढ़ाव होता है। सुर उच्च मध्य तथा निम्न हो सकता है। वास्तव में स्वर को तात्पर्य व स्वर तंत्रियों के उत्पन्न सुर या आवाज से है, जो कभी नीची कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है, और जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर तथा कम स्वर होता है। तो स्वराघात का मतलब समझ लीजिएगा, सुर में उतार और चढ़ाव को हम लोग स्वराघात बोलते हैं। ठीक है, स्वर में क्या करते हैं, आघात कर रहे हैं। आगे आ जाता है दोस्तों, देखिए कि कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। तो कविता शिक्षण का 2 उद्देश्य देखिए, छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा देखिए छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। देखिए कविता शिक्षण का अगर पूछा गया 2 उद्देश्य, तो पहला उद्देश्य क्या है कि छात्रों के अंदर कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना, और छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य क्या करना, बनाना। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस तरीके का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, स्र होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। क्योंकि देखिए, और देखिए जैसे आपका देखिए छत्री वाला छ भी होता है। देखिए छत्री वाला छ भी होता है, ये क और स के योग से बनता है, क स समर्थ छ। अगर आपसे पूछ दे कैसे, तो देखिए छत्री वाला छ का स्पेलिंग क्या होता है, के यस यच। तो के का स्पेलिंग किसका होता है, क का यस यच का आपका स, तो क और स से मिलकर के छ बनता है, क स समर्थ छ। त्र जो होता है त और र से मिलता है त्र। ज्ञ जो होता है ज और इय से मिलकर के बनता है। ठीक है, उसका स्पेलिंग आप लिख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन किससे होगा। तो यही आपका देखिए इसी में आपका तरीके से पूछा। देखिए च वर्ड की ध्वनिया, देखिए च वर्ड का जितना है, प वर्ड की ध्वनिया, प वर्ड का जो होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, देखिए य र ल और व, ये क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, उष्म व्यंजन क्या होता है मेरे दोस्तों, श श श ह, ये आपका क्या होता है, उष्म व्यंजन होता है। इन सब चीजों का आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए एक आपका और प्रश्न पूछ दिया, देखिए मूर्धन्य वर्ड कौन से हैं।
तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा आता है आपका, देखिए ट वर्ग का जो होता है, देखिए जैसे री, देखिए ये तो मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, देखिए वर्ण पूछा है तो ध्यान रखिएगा मूर्धन्य जो होता है आपका देखिए ट वर्ग जितना है, देखिए ट ठ ड ढ अड़, ये है। इसके बाद देखिए स्वर में अगर आप जाएं तो री जो होता है वो आपका मूर्धन्य है। और ध्यान रखिएगा र और श ये भी क्या कहता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये आपका बोलते हैं सलजम वाला स, इसका मूर्धन्य स बोलते हैं ना, षटकोण वाला स, ये मूर्धन्य है, इसका र ये आपका क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, देखिए कि रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाची में प्रतीत करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा, रविंद्रनाथ जी के द्वारा की गई। इसमें कर्म प्रधान होगा, कर्मवाच्य मतलब जिसमें कर्म का आपका प्रधानता दे होगा वो कर्मवाच्य होगा। इस तरीके से शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। यहाँ पर कर्म का प्रधानता हो गया ना, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो अर्धविराम के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही है, एक बिंदु रहेगा इसे ऐसे आपका ये अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका था देखिए समानार्थी शब्द की परिभाषा पूछ रहा है। तो समानार्थी शब्द क्या होता है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं, या इसे बोल सकते हैं देखिए पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। अब विलोम शब्द या विपरीत अर्थ प्रकट कर बताने वाले को क्या कहते हैं, देखिए विलोम शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है देखिए आरोप, आरी, आज तथा आशा के विलोम शब्द। आरोप का क्या होगा, प्रत्यारोप होगा, आरी का होगा मित्र, आज का क्या होगा आपका कल हो जाएगा, और आशा का क्या होगा, निराशा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका आ जाता है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है, उदाहरण से स्पष्ट करिए। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए मैंने मैथ आप लोग बता दें, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए और q का मान क्या है आपका 0 से परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के जैसे देखिए 5 बटा के 4 है, 1 बटा के 2 है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिए आप लोग इसके आधार पर आप लोग सभी सम संख्याओं को याद कर लीजिएगा, विषम संख्याओं को याद कर लीजिएगा, अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए लेखन का अर्थ बताइए। तो लेखन के बारे में मैंने बताया कि लेखन का क्या होता है, मन अपने भावों को लिखित माध्यम से व्यक्त करना लेखन कहलाता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अपने भावों को लिखित माध्यम से व्यक्त करना लेखन कहलाता है। या फिर देखिए मन के भाव एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। आगे पूछा देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां बताइए। तो कौन कौन सा, देखिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार का होता है। कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, तीनों को मैंने बताया है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जहां पर मुख और मतलब कि जो चीजा है, जो जीवा है, कहीं ना कहीं आपका कहीं क्या करता है, स्पर्श करता है। जैसे क से लेकर के आपका प वर्ग जो होता है उसे स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और य, र, ल और व जो होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। और उसमें व्यंजन क्या होता है, देखिए श, श, ह, ये आपका क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की अगर परिभाषा पूछे तो उष्म व्यंजन, उष्म तो होता है उष्मा, मतलब जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से क्या हो, उष्मा मतलब कि हल्की हल्की गर्म आवाज निकले, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका आ जाता है देखिए कि अयोगवाह के 3 प्रकार बताइए। तो अनुस्वार होता है, अनुनासिक होता है और विसर्ग होता है। ठीक है, ये आपका अयोगवाह है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आगे पूछ दिया है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द मतलब क्या होता है, देखिए विकारी शब्द वो होते हैं देखिए कि जिनको लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि विकारी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनको लिंग के द्वारा, लिंग, वचन और किसके द्वारा, कारक के द्वारा क्या किया जाता है, देखिए परिवर्तित किया जाता है, उसे विकारी कहते हैं। अविकारी क्या होता है, देखिए एक अविकारी पूछ सकता है, देखिए जिनको लिंग, वचन और कारक के द्वारा के अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब आगे ऐसा देखिए ह्रस्व के आधार पर आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम क्या है मेरे दोस्तों, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम। तो ह्रस्व देखिए मैंने आपको देखिए स्वर बताते हुए मैंने बताया कि ह्रस्व होता है, प्लुत स्वर होता है, सॉरी दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व क्या होता है, अ होता है, छोटा ई होता है, छोटा ऊ होता है और क्या होता है, री होता है, वो क्या होता है, ह्रस्व होता है। आगे आपका देखिए बलाघात क्या है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट करिए। तो बलाघात के बारे में मैंने बताया था, बल लगाकर किसी भी चीज को बोलना। स्वराघात में क्या होता है, देखिए उतार चढ़ाव करना। तो वही देखिए बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा जिसमें ध्वनि, अक्षर या शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति अधिक के कारण अपेक्षाया
अधिक बल लगाया जाता है। जिसमें नॉर्मल अगर बल लगाने की जगह पे हम क्या करते हैं, ज्यादा बल लगाकर, जैसे क है तो हम बोलेंगे क, तो इसमें क्या कर रहा है, बलाघात लगा रहे हैं दोस्तों। आगे आपका आ जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देखिए कि कह रहा जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण था, उनके नाम लिखिए। तो जिह्वा के आधार पर देखिए तो संवृत होता है, अर्ध विवृत होता है, विवृत होता है, अर्ध संवृत होता है। संवृत क्या होता है, देखिए ई उ, ये आपका देखिए ये संवृत होता है। और अर्ध संवृत क्या होता है, ए और ओ ध्वनि, ए और ओ ध्वनि जो होता है अर्ध संवृत होती है। अर्ध विवृत होता है ए और अ, विवृत होता है आ। ठीक है मेरे दोस्तों। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, तो री स्वर क्या होता है, देखिए मूर्धा से बोला जाता है। क्या होता है, मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे देखिए उष्म व्यंजन क्या है, देखिए उष्म व्यंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जिसमें क्या होता है, देखिए उष्मा निकलती है, जैसे स। ठीक है, बोलते समय उष्म व्यंजन। अनुनासिक क्या होता है, देखिए तो अनुनासिक के बारे में मैंने क्या बताया, अनुनासिक क्या होता है, देखिए जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है वो अनुनासिक होता है। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखिए अनुनासिक, नाक से बोला जाने वाला, ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी। हलंत की क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो दोस्तों हलंत का अभिप्राय क्या होता है, देखिए हलंत का मतलब क्या होता है, देखिए आधा वर्ड, जैसे कोई वर्ड जैसे क है, क के नीचे अगर हम हलंत लगाएंगे तो ये क्या होगा, आधा हो गया, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं देखिए कि ये स्वर रहित हो गया। जैसे कि क जो है अगर मैं हलंत लगा दिया तो इसमें क्या बोलते हैं, ये स्वर रहित हो जाता है और उसे आधा बोलते हैं जैसे। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए हलंत क्या होता है कि आधा वर्ड या स्वर रहित वर्ड, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना हो तब हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे पूछा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, तो देखिए 26, और हिंदी में कितने होते हैं आपके, तो बताएंगे कितना, 52। कितना होगा, हिंदी में आपके 52 होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे देखिए आपका पूछा च वर्ड की ध्वनियां कितनी है, नाम लिखिए। तो ये च छ ज झ इ आपका देखिए च वर्ड की है। ठीक है। गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं, देखिए तो गुणा में कौन सा होता है, देखिए गुणक होता है, गुणज होता है, गुणनफल होता है, ये आपकी संक्रियाएं होती हैं। स्वर, देखिए सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं, देखिए सस्वर पठन का मतलब होता है देखिए कि सुर के साथ पढ़ना, गा गा करके पढ़ना, देखिए सस्वर पठन होता है। देखिए जैसे देखिए आपका यहाँ बता रहा है, देखिए सस्वर पठ सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखना सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के देखिए दो भेद हैं, एक आदर्श वाचन होता है, एक अनुकरण वाचन होता है। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है जो छात्र अध्यापक के अनुसार करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका दिया देखिए आपका कि भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाइयों उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। पहला, भाव को समझकर न पढ़ना, पहला ये है। दूसरा देखिए आरोह अवरोह का मतलब क्या है, कठिनाई होना, दिक्कत होना, उसको बताना है। धारा प्रवाह का अभाव होना, मूल भाव में विपरीत पठन, शीघ्रता से पठन, ये सभी क्या है उसके प्रॉब्लम है। आगे समय है, देखिए पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए। तो पहला देखिए शुद्ध शैली से पढ़ें, पहला क्या होना चाहिए, शुद्ध शैली का हम लोग क्या करें, ध्यान दें। देखिए शुद्ध पठन शैली के लिए अग्रलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग ग्रामर का अच्छी तरीके से हम लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तभी हम आप क्या करें, पढ़ते समय जो ध्यान देने की बातें हैं। और बहुत तेजी से जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए यही सब आप लोगों का देख दिया है। देखिए पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है, ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। स्वर की गति, लय तथा प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। असुंदर लेखन के दो कारण बताइए। देखिए असुंदर लेखन के दो कारण क्या हो सकता है, देखिए लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित न हो, मतलब एक दो होता है। देखिए खराब लेखन का ये एक पहला कारण हो सकता है। देखिए लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित न हो, कलम पकड़ने का ढंग सही से न हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न हो, ये क्या है, खराब कारण है। देखिए पठन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए पठन के आपके कितने प्रकार, देखिए मुद्रा भाव पठन होता है, दृश्य पठन होता है, अभिनय पठन होता है और चित्र पठन होता है। कुल 4 प्रकार होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बारे में मैंने बताया कि वर्णों का एक ऐसा सार्थक समूह जिसका एक क्या हो, अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक, इसका एक अर्थ लिखा हुआ है। अब आगे बोल रहा है, देखिए श्रुत लेख किसे कहते हैं, जिसे सुन करके लिखा जाता है वो श्रुत लेख कहलाता है। स्पर्श व्यंजन के क्या आशय क्या है, देखिए जब क्या होता है, देखिए जिह्वा जो है मतलब कहीं ना कहीं जो होता है, देखिए
मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। स्पर्श मतलब हवा कहीं ना कहीं क्या करती है, स्पर्श करते हुए निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है आपके स्पर्श व्यंजन है। आगे आपका कह रहा है कि संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। किसको? संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं दोस्तों? संकर शब्द होते हैं ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या होता है? देखिए दो भाषा, जो क्या होता है, ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनाए गए होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी से रेलगाड़ी आ गया, नेक प्लस चलन से नेक चलन हो गया, वर्ष प्लस गांठ से वर्ष गांठ हो गया। ये सभी क्या होते हैं? आपके संकर शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द जानते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है? शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपसे आपको क्या पूछ रहा है, क्या आता है? तो कितना आएगा? देखिए अपरिभाषित रहता है। जैसे देखिए आपका क्या है, देखिए जैसे एक है, एक में अगर 0 से अगर मैं भाग दूंगा तो क्या आपका आएगा? देखिए अपरिभाषित आएगा। तो वही बात बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोला है, देखिए गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। इस भाजन में जब भाजक शून्य होता है, भाजक शून्य होगा, सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अब आगे देखिए दोस्तों आपका क्या देखिए कह रहा है, देखिए वास्तविक मान किसे कहते हैं? तो वास्तव में जैसे देखिए वास्तविक मान क्या होता है? जैसे 2, 4, 5 है, तो 2, ये जो 2 है आपका, ये जो आपको 2 दिख रहा है, इसका अगर स्थानीय मान लिखेंगे तो ये 200 है, लेकिन वास्तविक में क्या है आपका 2 है, तो ये आपका वास्तविक मान है। तो गणित से आपका कुछ पूछा जाएगा। देखिए जैसे इस प्रकार से शून्य से गुणा करने पर गुणनफल, जैसे कह रहा है किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण लिखिए 100 में 100 का इसमें करेंगे। देखिए इसमें देखिए तुलना करिए, तो तुलना करने का मतलब जो बड़ा है, देखिए तुलनात्मक तो जो बड़ा, ये बड़ा है इससे, तो आपका ये हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं तो ये आपका इससे छोटा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ में आपका एक दो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए पठन शिक्षण की ध्वनियों से में विधि बताइए। देखिए इस विधि में के प्रयोग द्वारा जैसे देखिए जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है, जैसे राम, काम, शाम, आम, दाम, मतलब एक साथ दिया जाता है। देखिए वर्णों का ज्ञान क्या था? एक साथ दिया जाता है, उसे क्या होता है? ध्वनि साम्य विधि होता है। देखिए व्यंजन वर्णों के लिखिए। व्यंजन वर्ण क्या होता है? स्पर्श, अंतस्थ, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? बताया ही। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य क्या होता है? जिसमें नकारात्मक ना का भाव हो, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, उसे निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका पूछा है, देखिए कि ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो ज्ञान का अर्जन करना मतलब ज्ञान को बढ़ाना और ज्ञान की वृद्धि करना दोनों एक ही चीज है। देखिए और के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या होगा? पढ़ेंगे, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पढ़ने से ज्ञानार्जन भी होता है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। संकर शब्द मैंने बताया है, रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी, नेक प्लस चलन नेक चलन हो गया, ठीक है। वर्ष प्लस गांठ वर्ष गांठ हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं। मतलब दो भाषाओं के शब्दों को एक साथ अगर मिलाकर के जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या होते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब आगे आपका है, देखिए यहाँ पर पूछ दिया, देखिए आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? मतलब कि छोटे से बड़ा क्रम, मतलब बढ़ता हुए क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका देखिए आरोही क्रम में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों देखिए कि अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं। ये आपका अवधारणा है, तत् कराएं, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं के कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। ठोस वस्तुओं पर जैसे किसी चीज पे अगर आदमी काम करता है तो उस पर ध्यान भी है, हाथ से भी कई इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, इससे वो बहुत जल्दी सीख लेता है। जैसे 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने अमरूद बच्चों को अमरूद मिले? 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को 3-3, तो 5 लोगों को भाग करना है। तो आपको इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। ये आप लोगों को आता है। देखिए पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों को बताइए। तो एक आता है अक्षर बोध विधि, एक कविता विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि, देखिए वर्णोच्चारण विधि। लेखन के किन्हीं 2 दोषों बताइए। एक होता है अनुसार एवं अनुनासिक संबंधी दोष हो जाता है, मात्रा संबंधी अशुद्धि हो जाता है, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष हो जाता है, शिरो रेखा का शुद्ध प्रयोग हो जाता है। तो ये स्वर क्या होता है? देखिए स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना मतलब स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। स्वर बोल सकते हैं वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है उसे स्वर कहते हैं। सीधे बात आप बोल सकते हैं। देखिए आगे आपका पूछा, देखिए संक्षेप सूचक तथा अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक उदाहरण से स्पष्ट करिए। देखिए संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए होता है। जैसे क्री, पी, उ,
तो देखिए ये आपका, देखिए ये लाघव चिन्ह है, जैसे देखिए कृपया पृष्ठ उलटिए, देखिए मतलब कि देखिए लाघव चिन्ह का जैसे बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं जैसे डॉक्टर होता है ना, तो जैसे देखिए हम लिख सकते हैं डॉक्टर कैसे लिखते हैं, ये जो होता है जीरो, ये लाघव चिन्ह है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है। संक्षिप्त देखिए क्री प्री उ, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों, कृपया पृष्ठ उलटिए, समझ रहे हैं मेरे दोस्तों। यही चीजें आप लोगों का हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, देखिए आपका एक अर्थ पूछा, देखिए अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए। तो अचल का मतलब होता है देखिए यह अचल संपत्ति है, वो स्थिर है, और अचला मतलब होता है देखिए पृथ्वी है। अचला मतलब क्या होता है आपका पृथ्वी। आगे है आपका देखिए वर्ड तथा शब्द में अंतर स्पष्ट, अंतर एक उदाहरण से स्पष्ट करिए। वर्ड क्या होता है, मतलब कि वह मूल ध्वनियां होती हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। शब्द में क्या होता है, इनका टुकड़ा किया जा सकता है और इसका अपने आप में एक अर्थ निकलता है, ठीक है। जैसे मोहन पुस्तक ये आपका शब्द है, लेकिन अगर क जो है आपका एक वर्ड है मेरे दोस्तों। आगे देखिए पूछा है 2 सैकड़ा 3 दहाई 1 इकाई से मिलकर के इसको जोड़ लेंगे तो 231 होगा। इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा, देखिए 6 में से प्रत्येक 6 का स्थानीय मान, तो इस 6 का आपका देखिए कितना होगा, आपका 6000 हो जाएगा। 6 के इधर देखिए कितना अंक, 3 अंक, तो 3 जीरो, इधर देखिए आपका 6 है, 6 के इधर कितना अंक, 1 जीरो, तो आपका 60 होगा। ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। समझ आया मेरे दोस्तों। अगला है मेरे दोस्तों, देखिए कह रहा है कि गणित की संक्रियाओं में शून्य के महत्व को स्पष्ट करिए। तो गणित की संक्रिया में शून्य का मतलब क्या है, देखिए किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई दहाई सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य लिखते हैं। यथा यदि संख्या 8012 है, इसे अंकों में देखिए 8012 लिखेंगे, तो सैकड़ा के साथ आपका कुछ भी नहीं है। समझ में मेरे दोस्तों। शून्य का आपका इतिहास है, यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया, परंतु इसका प्रयोग वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व में होता रहा। शून्य का आकार गोल होता हो। अब आगे पूछा है दोस्तों, देखिए हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। देखिए सुनना भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है। बच्चा सुनकर तथा पढ़कर भाषा सीखता है। भाषा कौशल के अंतर्गत 4 बातें आती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल के अंदर 4 बातें। संयुक्त वाक्य क्या होता है, देखिए 2 क्या होता है, बोल सकते हैं देखिए जिन वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर के आपका संयुक्त वाक्य बना होता है। तो यही बात आपका हो सकता है। देखिए नीचे आपका देखिए यहाँ पे दिखा, देखिए कि जिन वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकार समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे जुड़े हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है। देखिए सोहन पढ़ रहा है एक अपना वाक्य है, और मोहन खेल रहा है ये अपना दोनों वाक्य है। तो दोनों क्या है, सरल वाक्य। 2 या मतलब कि दोनों अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं, तो इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे रहता है दोस्तों आपका, देखिए कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कहानी शिक्षण बालकों के ज्ञान में वृद्धि तथा बालकों के मनोरंजन तथा आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। कहानी बोल सकते हैं देखिए कि बालकों में क्या करता है, मनोरंजन का एक साधन समझ कह सकते हैं, सीधा बात इतना ही। सौभाग्य का विलोम आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। इकाई किसे कहते हैं, एक सी वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। देखिए अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो दोस्तों स्थानीय मान तो आप जानते हैं, किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से बाएं की ओर, भैया क्या कहते हैं, देखिए दाएं से हम लोग किधर बढ़ते हैं, देखिए दाएं से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। तो यही होता है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जैसे जिसमें क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, ऐसे समझिए। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए, तो आप लोग कर ही लेंगे। आरोही क्रम जानते ही। हंस पद क्या होता है, देखिए हंस पद मतलब छोड़ने पर, देखिए ये हंस पद है, ये आपका हंस पद का है। ठीक है दोस्तों, कोई चीज छूट जाता है तो उसके लिए हंस पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हंस पद क्या है, देखिए लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है तो हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह पद लगा करके शब्द को लिखा जाता है मेरे दोस्तों। अब आगे देखिए आकाश के 3 समानार्थी, गगन, नभ, अंबर सब आपका है। देखिए आकाश का ही तो समानार्थी है। आपके क्या कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, मतलब जिनकी शुरुआत कहां से 1 से होती है और वो अनंत तक चली जाती है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आगे आपका देखिए भाषा कौशल के प्रकार लिखिए। भाषा कौशल के कितने प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं। श्रवण, लेखन, पठन और वाचन, एक भाषा कौशल के प्रकार हैं। आपका देखिए सुलेख का महत्व लिखिए। तो सुलेख का महत्व क्या है, देखिए सुंदर लेख। सुलेख शब्द से सु प्लस उपसर्ग बना है, इसका अर्थ है सुन तो सुंदर था श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षण को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लिखता है, आगे चल करके वो बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत ही
प्रभाव। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए कि अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए। देखिए प्रिय बोल सकते हैं, अनुज बोल सकते हैं, चिरंजीवी बोल सकते हैं, शुभाकांक्षी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। देखिए अव्यय को सोदाहरण स्पष्ट करिए। अव्यय क्या होता है दोस्तों? अव्यय का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए अ मतलब नहीं, अव्यय मतलब जो क्षति न हो, मतलब ज्यों का त्यों हो, तो जो व्यय न हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं, या अव्यय को ही अविकारी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो अविकारी में क्या होता है? इसमें देखिए ध्यान रखिए, अव्यय या अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिस पर काल, लिंग, पुरुष, वचन किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, इधर उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, कब तक, कहां तक, इस पे कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का करिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिए अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखिए। ये देखिए आपके अनुनासिक हैं, ये देखिए आपका हंसी हो जाएगा, हंसी, चांद, 5 मुंह, ये आपके हैं। तो अनुनासिक क्या होता है? देखिए चंद्रबिंदु जिसके ऊपर लगा होता है वो अनुनासिक शब्द होता है। आगे देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? देखिए संयुक्त स्वर होता है, देखिए ओ, औ, ऐ, ओ, औ, देखिए ए यू से मिलकर के होता है, ठीक है। तो ए, तो अ और उ से मिलकर के क्या होता है? अ प्लस उ से मिलकर के आपका ओ बना होता है। औ क्या होता है? नहीं, औ जो होता है अ प्लस उ से मिलकर के बना होता है। और ये ठीक है मेरे दोस्तों, ए जो होता है अ और ई से मिलकर के बना होता है। ए जो है अ और ई से मिलकर के बना होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है आपका देखिए कि राम ने रावण को बाण से मारा। वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। क्या देखिए राम ने रावण को, अच्छा सॉरी, राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो राम ने रावण को मारा, तो रावण किसके द्वारा माना गया? राम के द्वारा मारा गया, तो ये आपका देखिए कर्मवाच्य में बदल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए ये आपका पूछा लिया जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। देखिए घटाने से क्या अभिप्राय है? संबोध निर्माण के चरण से आपसे क्या समझते? तो मैंने इसको कई बार आप लोगों को बताया। और अतिलघु उत्तरी का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, किसी संख्या के भाजक में 9 है, भागफल 7 है तथा शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात करिए। तो भाज्य का आपका फार्मूला होता है, देखिए कि भाज्य बराबर होता है, देखिए कि भाजक गुत्ते भागफल, भागफल होता है, और प्लस क्या होता है मेरे दोस्तों? शेषफल होता है, शेष फल होता है। इस बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी में कर लेंगे। देखिए तो भाजक कितना है? 9 है, भागफल कितना है? 7 है, तो 9 7 63 में 6 आपका जोड़ देंगे, 63 से आपका कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंचते हैं, जो आप लोगों का आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी दोस्तों कुछ क्वेश्चनों को हम करवा देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए 10 दहाई के योग को कहते हैं। तो देखिए 10 दहाई में, जैसे मैंने अभी आप लोगों को लघुत्तरी बताया था कि 9 इकाई में क्या कहते हैं? 9 इकाई में 1 जोड़ने पर 10 इकाई होता है, और 10 इकाई जो होता है 1 दहाई के बराबर होता है। तो ये कह रहा है 10 इकाई के योग को कहते हैं, तो क्या होगा आपका? दहाई बोलते हैं। क्या होते हैं? दहाई। तो ऑप्शन नंबर का आपका स हो जाएगा। आगे देखिए आपका पूछ रहा है, देखिए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो स्वर होता है आपका, बहुत से लोग बोलेंगे 13, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हिंदी में स्वर आपका 11 होता है। अंग और अह जो होता है एक आपका क्या हो जाता है? अनुनासिक और विसर्ग हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। तो हिंदी में स्वर आपके सिर्फ 11 होते हैं। आगे है देखिए आपका पूछ रहा है, देखिए कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी, जैसे बोल रहा है, देखिए मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। ककाल है, कंठ है, दंत है, उपयुक्त सभी। तो देखिए कंठ से भी बोला जाता है, दांत से भी बोला जाता है, और ककाल से भी बोला जाता है, काकाल से। क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका देखिए आ जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए कि ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव से मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का। तो ध्यान रखिएगा, जब से ही मैंने ध्वनि बता रहा था तो श्वास से ही बात कर रहा था। तो मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन किया जाता है कि श्वास का, तो श्वास का हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? देखो दोस्तों, सॉरी, मानव मुख से निकली आपकी ध्वनि का, किसी से मानव मुख से निकली आपकी ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर तो स्वर कितना होता है दोस्तों? वृत्ताकार भी होता है, अवृत्ताकार भी होता है। एक मतलब ऐसा चीज बोलिए जो आपका वृत्त का, जैसे ओ बोलिए, आप ओ बोलिए, ओ
तो आपका मुख क्या हो जाएगा, एक वृत्त के आकार का हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब जैसे देखिए अ बोलिए, अ में आपका देखिए जो वृत्त, जो मुख है वृत्त के आकार का नहीं होता है, तो ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर जो होता है वृत्त के आकार का भी बनता है और अवृत्त के आधार पर भी होता है, तो अ और ब आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए आपका पूछा है, देखिए क्वेश्चन आपका देखिए कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में आपका बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से, देखिए कौन कौन सा भाग हो जाता है, देखिए एक स्पर्शी हो जाता है, एक अंतस्थ हो जाता है, एक ऊष्म हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वतंत्री के कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों से उपर्युक्त। तो क्या होगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए जो 77 है वो आपका हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित से दंत वर्ड है। तो दंत वर्ड क्या होता है, देखिए जिसमें दांत से प्रयोग होता है, जैसे त, थ, द, ध, न। त वर्ड जैसे केटीएम मैंने आपको बताया था, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए न जो होगा आपका दंत हो जाएगा। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि व्यक्त करने में प्रयोग होता है किसका, देखिए देखिए इस चीज का प्रयोग करने के लिए मैंने बताया था ना कि किसी से विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग किया था। विस्मयादिबोधक, तो आपका विस्मयादिबोधक आपका द पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों, द पे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका कह रहा है कि ढ वर्ड किस वर्ग में आता है, तो ढ वर्ड देखिए के टी एम 2, तो के में कंठ मतलब कि क वर्ग, ये च वर्ग, ट वर्ग में आएगा तो आपका ब हो जाएगा। जो ढ है ट, ठ, ड, ढ आएगा तो किस वर्ग में आपका, ट वर्ग में आएगा। 13 जो संख्या पूछा है, देखिए 13 जो आपका जो संख्या है वो सम है या विषम है, तो जानते हैं सम का परिभाषा क्या होता है। देखिए संख्या जो होता है, सम क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो सम संख्या, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या। तो 13 क्या आपका देखिए विषम संख्या है। और अगर इसमें अभाज्य देता तब मेरे दोस्तों, तब आपका आता है देखिए 13 एक अभाज्य भी संख्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। और वही क्रम है, इसमें आपको पूछा देखिए अवरोही क्रम, देखिए 11 है, 9 है, 7 है, 5 है, तो ये आरोही हो जाएगा, सॉरी ये अवरोही हो गया, ये आपका आरोही, तो अवरोही पूछा है, तो अवरोही मतलब घटता क्रम, तो आपका अ हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है, देखिए कि भाग की संक्रियाएं होती है, भाज्य, भाजक, भागफल, तो ये आपका उपयुक्त तीनों होता है। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण, ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आप क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए कि भाषिक अज्ञानता से संबंधित समस्या है, ये आपका पूछ रहा है। देखिए लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, विराम, सभी विराम चिन्हों का प्रयोग, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 99 में दहाई है, कितने पूछ रहा है, देखिए दहाई है, तो दहाई कितना, देखिए 99 में दहाई, तो देखिए 9 दहाई, कितना 9 दहाई, आपका 9 है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका जो 86 है, देखिए कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिनमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये मतलब आपसे पूछ रहा है किसमें कहा था। तो इसमें देखिए आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, इसमें कहता है कि हाथों के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, उस पर खूब अपना अभ्यास करते हैं, जब वो परिपूर्ण हो जाता है तब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। अब देखिए कह रहा है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो वो होता है, देखिए तो कंठ से क ख ग घ आपका आ जाएगा, ये कंठ वर्ड हो जाता है। देखिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, तो दोस्तों क्या है, देखिए प्रत्यक्ष निरीक्षण था, स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय था, पठनाभ्यास और उपयुक्त सभी। तो ज्ञान अर्जन और ज्ञान वृद्धि क्या हो जाएगा, देखिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए हमारा आ जाता है, देखिए कि विराम चिन्हों का, देखिए विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, तो क्या होगा, देखिए विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। आगे देखिए विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर क्या हो जाता है, देखिए आपका आ और ओ, ये क्या हो जाता है, देखिए विवृत स्वर हो जाता है, आ और ओ। ठीक है मेरे दोस्तों। आगे आपका देखिए पूछ रहा है कि आनंद का पर्यायवाची, तो आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, देखिए मोद भी होता है, प्रमोद भी होता है, सुख भी होता है, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों आपका कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन मतलब क्या होता है, देखिए जो दो वर्डों से मिलकर के बनाते हैं। देखिए यह जो है आपका संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है। निम्नलिखित दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर क्या होता है, देखिए अ ई उ री जो होता है आपका हृस्वर होता है, दीर्घ स्वर इसमें क्या आपका आ हो जाएगा।
आगे देखिए किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो वो क्या होता है, देखिए व के उच्चारण में देखिए आपका क्या होता है, निचला जो होठ है दांत को स्पर्श करता है, और आपका ब दिया है, तो ये आपका देखिए निचला होठ और जो होता है ऊपरी दांतों को, तो ये ब नहीं दोस्तों अ होगा, क्या होगा, अ को स्पर्श, ये उत्तर आपका गलत दिया, ठीक है। व को आप बोल करके देखिए व ब बोल करके देखिए, ब देखेंगे तो पूरा दोनों ओठ जो होता है देखिए, अरे सही दिया दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है देखिए कि निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, नहीं ये नहीं है, वही होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए कि वाक्य में यहां देखिए वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है, देखिए अल्प विराम, जहां बहुत कम ठहराव हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसमें देखिए दहाई वाली संख्या क्या है, देखिए 2 है आपका, 2 आपकी दहाई वाली संख्या है, ठीक है मेरे दोस्तों। देखिए आगे कह रहा है, देखिए जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं देखिए अवरोही क्रम बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम आरोही और घटता हुआ क्रम अवरोही। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना, ये क्या होता है, देखिए आपका जोड़ होता है, क्या होता है आपका जोड़ होता है। आगे देखिए किसी भी संख्या के मान होते हैं, देखिए कह रहा है किसी भी संख्या के मान होते हैं 1 2 3 4, तो किसी भी संख्या के कह रहा है मान होते हैं, तो आपके कितना होता है, देखिए 2 मान होते हैं। कौन कौन सा, देखिए एक आपका स्थानीय मान होता है, जैसे कोई संख्या देखिए 2 4 6 मैंने लिखा, इस संख्या 2 का एक तो आपका स्थानीय मान होगा और दूसरा कौन सा होगा, आपका जातीय मान होगा। तो कितने मान होगा आपके, 2 मान होंगे। आगे पूछ रहा है, देखिए 3 अंकों की सबसे पहली संख्या या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि 99 के बाद आपके क्या आता है, 100 आता है, और ये क्या आता है आपका 3 अंकों में होता है, ठीक है। आगे आपका देखिए 101 क्वेश्चन नंबर का है, देखिए पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या, शीघ्रता से भाव को, देखिए ये उपयुक्त सभी होगा, सीधा बात आप देखिए, ये तो हम लोग कई बार पढ़े हैं। देखिए लिखित भाषा को ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन, मतलब कि ध्वनि को बोल करके, तो उसे बोलते हैं सस्वर वाचन, और ध्वनि जब न निकले तो उसे मौन वाचन बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे दोस्तों आपका क का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए क का आपका कंठ होता है, देखिए इच्छा शब्द का पर्यायवाची, आशा स्पृहा अभिलाषा, तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोष्टक चिन्ह है, देखिए आपका तीनों आपका कोष्टकीय चिन्ह है। देखिए आगे आपका देखिए कि किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विस्तार करने के लिए देखिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शुद्ध शब्द है, देखिए उज्जवल, तो आपका द हो जाएगा, देखिए उज्जवल आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे कह रहा देखिए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं, देखिए मुख पूरा अगर आपका खुला हो तो उसको विवृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवृत बोलते हैं। देखिए आगे देखिए शब्द की विशेषताएं हैं, देखिए शब्द के मेल से वाक्य बनता है, वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, उपयुक्त सभी, तो आपका सही बात है, उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। दी संख्याओं का आरोही क्रम होगा, इसका क्या है, अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते से घटता क्रम, तो सबसे बड़ा आपका क्या है, देखिए 7 8 5 4 है, 7 8 4 6 है, तो सबसे बड़ा का 7 8 6 4 है, तो पहले ये होगा, इसके बाद आपका ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो देखिए आपका देखिए सबसे 64 के बाद 54, 64 के बाद 54, 54 के बाद आपका 46 का दिए, आपका अही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल आपका शून्य ही होगा, क्या होगा आपका शून्य ही हो जाएगा मेरे दोस्तों। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपका, देखिए कह रहा है देखिए कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर आपका जो भागफल होगा तो शून्य ही आएगा, ठीक है। देखिए पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष इतना था, वर्तमान में इतना पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, देखिए कह रहा है देखिए कि 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो 10 दहाइयाँ, 10 दहाइयाँ हो जाएंगी। देखिए लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय, देखिए ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पठन का महत्व है ज्ञानार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, समाचारों को बढ़ाने के उपयुक्त सभी, तो क्या होगा आपका, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा पठन का महत्व। आगे देखिए पूछ रहा है देखिए कि य र ल व व्यंजन कहलाता है, तो आपका क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन का आपका कहलाता है। च का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, देखिए आपका तालु हो जाएगा। अंग्रेजी में स्वरों की जो संख्या कितने, तो ए ई आई ओ यू आपका 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखिए इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग, देखिए इतिश्री के लिए आपका ये आपका होता है, इस चीज का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कमल का समानार्थी शब्द पंकज, अनिल, पद्म, सरोज, तो आपका ध्यान रखिएगा
समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है शब्द, तो आपका अनिल नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है आपका दोस्तों देखिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो आपका देखिए उज्ज्वल हो गया, कई बार आ गया आपका। देखिए संयुक्त शब्द ज्ञ जो होता है, ज्ञ किस वर्ड से, ज और इय से, किस चीज से मेरे दोस्तों, ज और इय से मिलकर के ज्ञ बना होता है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका ब हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ज और इय से मिलकर के। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितना आपका वचन होता है दोस्तों, हिंदी में जो आपका कितने वचन होते हैं आपके, देखिए 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और वही क्रम आपका है। देखिए तो ये आपका 3, 7, 9, 11 आपका नहीं, और वही देखिए आपका ए होगा, आरोही आपका ये होगा। ठीक है, देखिए 100 इकाई के समूह को कहते हैं। देखिए 1 सैकड़ा आपका ब हो जाएगा। गणित की मूल संक्रियाएं कह रहा है जोड़ तथा घटाना, गुणा तथा भाग, 1 व 2 दोनों, तो दोनों हो जाएगा। देखिए गणित की मूल संक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, आपका जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं। देखिए इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई के, सैकड़ा को सैकड़ा से, उपयुक्त सभी है, या भी सही है। गुणा की संक्रिया में देखिए गुण, गुणक, शेष, गुणनफल, तो गुणा की संक्रिया में क्या हो जाएगा आपका, देखिए शेष, संक्रिया नहीं है, शेष जो है आपका नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपका पूरा जो कंप्लीट मैराथन कराया है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में कराया है। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में ना आए, तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन यकीन रखना यहीं से आपको प्रश्न बनेगा। श्योर है अगर पूरा आप लोग कर लिए होंगे मेरे दोस्तों, तो 45 तो नहीं कर सकते, लेकिन 40 प्लस में आपका दाग भी नहीं रहेगा मेरे दोस्तों। तो चलिए इस सेशन की समाप्ति करते हैं, और हो सकता है कि मैं सेकंड विषय का आप लोगों को ना करा पाऊं, क्योंकि अभी हमको मैथ का करवाना है, क्योंकि मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से कर लेंगे। इस वीडियो में ही समाप्ति करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।